Hello everyone, welcome to another episode of Bring It On, Conversations That Matter. So आज के एपिसोड में हम बातें करेंगे कुछ ऐसे डाउट्स से जो हमें हर दिन आते हैं या फिर जो कुछ क्वेश्चंस जो कुछ लोगों को देख के आते हैं लाइक इफ़ यू हैव एवर हर्ड अबाउट सम साइंटिस्ट और सिविल सर्वेंट्स और जजेस और पॉलिटिशियंस, तो हमें ऐसा लगता है यार ये यहाँ तक कैसे पहुँचे, इनकी जर्नी कैसी रही और इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया कि जो हमसे डिफरेंट है, जो उन्हें उस मुकाम तक ले आया। और ऐसे बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आप कुछ लोगों से मिले हों और आप जानते हो उनकी लाइफ के बारे में, बट हम लोग सबसे रूबरू नहीं हुए होते कभी भी। तो आज इनमें से ही एक ऐसे पर्सन, एक ऐसे बडिंग साइंटिस्ट और आई शुड से एन यंग साइंटिस्ट, मिस्टर संजय कुमार, who has done his PhD from Jawaharlal Nehru University, Delhi. तो आज हम उनसे बातें करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ें फॉलो की जो उन्हें इस मुकाम तक ले आए, और ऐसा क्या डिफरेंट था और ऐसा क्या पाथ्स फॉलो किए और ऐसा क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम सबको फॉलो करने चाहिए, जो हमें उन मुकाम तक ले आए, हमारी जर्नी को थोड़ा और स्मूथ बनाए और कुछ हमारे इतने सेल्फ डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करे। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स ब्रिंग इट ऑन। Let's welcome Sanjay. Thank you so much, Anuva, for bringing me to your podcast channel and giving me the opportunity to share my life story with you. Thank you so much, Sanjay, for coming, and you are most welcome to Bring It On. So, Sanjay has completed his research specialized in computational drug discovery, and he has been a complete inspiration not only for the viewers who are going to watch today, but also for us, for his friends, because his positive approach, his life journey, it's he's a person जिसको तुम देखोगे हमेशा कि वो किसी ना किसी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपके सामने खड़ा होगा। सो ही ऑलवेज हैव सम सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम्स, एंड मैं मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द कन्वर्सेशन। एंड वन मोर थिंग, ही इज नॉट ओनली अ रिसर्चर, ही इज एन यूट्यूबर, and he is enlightening, guiding students out there with his freely available lectures on YouTube with replicating minds. So let's welcome Sanjay. So तुम ये बताओ लाइफ में क्या चल रहा है आजकल, हाउस लाइफ? लाइफ इज ऑलवेज गुड, और अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा हो तब भी आपको वैसे ही पोर्ट्रे करना चाहिए कि लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे वाइब्स आप यूनिवर्स में सेंड करते हो वैसे ही सिग्नल्स आपको वापस रिसीव होते हैं। तो अब अगर अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है, बुरा सोचोगे तो बुरा ही होगा, ठीक है। तो कुछ अच्छा चले ना चले, बट हमेशा ऐसा रहो कि चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि जो सामने आपको देख रहा है वो देख के इंस्पायर हो जाए, वो देख के आपको मोटिवेट हो जाए, ठीक है। तो लाइफ अच्छी है, हमेशा से अच्छी थी और आगे भी अच्छी रहेगी, कोशिश ऐसी करेंगे हम। और अभी लाइफ में क्या चल रहा है, अभी आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई PhD in biotechnology. I am specialized in computational drug discovery, and right now I am going to pursue postdoctoral research. Okay. And I have already got the position in United States. Amazing. And that is National Institute of Health. NIH में एक department है National Cancer Institute. Oh, that's wonderful. Yeah, so I have got the postdoctoral position there at NCI. Okay. And the lab in which I am going to work is working on cancer, but they are more specialized in cell biology. Okay. And if I have to talk about the very specialization, they are more specialized in centrosome biology. Okay. तो वो लोग ये स्टडी करते हैं कि लाइक नॉर्मली क्या होता है कि सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन होता है, सेल्स डुप्लीकेट होती है, राइट। बट अगर सेल्स एबनॉर्मली एम्पलीफाई होने लग जाए तो वो कैंसर का फॉर्म ले लेती है। तो वैसे ही सेंट्रोजोम भी नॉर्मली उनका डुप्लीकेशन होना होता है, बट व्हेन इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेशन इफ दे आर एम्पलीफाइंग देमसेल्व्स, इट मींस दे आर द रीजन फॉर प्रोग्रेशन ऑफ कैंसर, दे आर द रीजन ऑफ ट्यूमर
प्रोग्रेशन एंड मेटास्टेसिस। मैं इसको थोड़ा सा तुम्हें इंटरप्ट करती हूँ, इसको थोड़ा सा एक लेमन लैंग्वेज में, मतलब जिसे साइंस का बायोलॉजी का सेल ना पता हो, कैसे होता है, मतलब ये कैंसर बायोलॉजी का कैसे इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेंट्रोसोम क्या है इसमें? सिंपल सी भाषा में अगर हम समझें, ठीक है, जैसे अगर हम घर बनाते हैं तो घर, आपको जो एक पूरा घर, कंप्लीट घर दिखाई दे रहा है, वो बहुत सारे ब्रिक्स से मिलके बनाए, ईंटों से मिलके बनाए। तो वैसे ही हम जो है, हम बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं, मिलियंस ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो एक एक सेल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है, राइट। तो क्या होता है कि अगर हम सेल की बात करें, ठीक है, तो जैसे अगर आप घर में से अगर एक ईंट निकाल दो तो होल हो जाएगा, राइट। आपके घर में फिर कोई भी घुस सकता है, कोई भी कुछ निकाल सकता है ना। तो वैसे अगर हमारी बॉडी में कुछ सेल्स में प्रॉब्लम हो गई तो हम किसी डिसीज का सामना करते हैं, ठीक है, कुछ बीमारियां आने लग जाती हैं, कुछ इन्फेक्शन होने लग जाते हैं। तो अगर सेल्स आपकी ठीक है तो आप बिल्कुल फिट हो, सेल्स में कुछ प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है। तो बोलते हैं कि लाइफ की जो शुरुआत होती है तो एक सिंगल सेल से शुरुआत होती है, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैमेट्स बोलते हैं। आसान सी भाषा, अगर मतलब आसान भाषा तो इसका कुछ है नहीं, साइंटिफिक टर्म है गैमेट्स। तो एक गैमेट आता है मदर से, एक गैमेट आता है फादर से, दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं तो एक कंप्लीट सेल बनती है, सिंगल सेल। फिर वो एक सिंगल सेल से दो सेल बनती है, दो से चार, चार से आठ। तो इस तरीके से कंप्लीट होते 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 धीरे धीरे हम ऐसे एक पूरी बॉडी का शेप ले लेते हैं, एक बच्चा एक ह्यूमन बेबी का शेप ले लेता है। मतलब एक सेल दो में डिवाइड हो रही है। तो जब सेल डिवाइड होता है तो उसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं सब चीजें डिवाइड होती है। तो उस डिवीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो होता है सेंट्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। तो सेंट्रोजोम भी डिवाइड होता है। तो जैसे अगर मैं बहुत ही आसान तरीके समझाना चाहूँ, जैसे अगर एक घर में दो भाई हैं तो जब छोटे होते हैं तो साथ में रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा दोनों भाइयों को देना पड़ेगा घर में हिस्सा, ठीक है। तो अगर दोनों को बराबर ना दिया जाए तो लड़ाई हो सकती है ना, मतलब अंडरस्टैंडिंग बिगड़ सकती है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब वैसे ही जब सेल डिवाइड हो रहा है तो इक्वल कंटेंट दोनों ही सेल में जाना जरूरी है, तो सेंट्रोजोम भी इक्वल जाता है। तो अगर दो सेंट्रोजोम बनने थे बट अब बहुत सारे सेंट्रोजोम अगर बनने लगे, दो की जगह 4 8 बन गए, तो वो सिग्नल होता है कैंसर का, ट्यूमर बनने का, मेटास्टेसिस का बोलते हैं। तो इन सब चीजों पे वो लैब काम करती है एंड आई फाउंड दैट वर्क वेरी इंटरेस्टिंग। तो इस देखते हैं किस तरीके से आगे की जर्नी जाती है। मतलब क्योंकि ये कुछ वर्क्स हैं जो आई थिंक हम जैसे लोगों के लिए स्पेशली वी आर वेरी थैंकफुल, क्योंकि कहीं ना कहीं यही रिसर्च है जो एक ऐसा रोल प्ले करती हैं जो शायद आज कल जो ट्रीटमेंट है, और मेरी तरह ही जितने जो भी कैंसर वॉरियर्स हैं, सर्वाइवर्स हैं, फाइट कर रहे हैं, उनके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू लाइफ की एक बिगिनिंग देती है। यहाँ पे मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि अनुभा ने बोला था कि लाइक मतलब हम जिनसे भी बात करते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहूंगा कि अनुभा जो है ना बहुत ही लाइक, मतलब पॉडकास्ट मेरा हो रहा है बट ये बात करना बहुत जरूरी है कि शी इज अ वेरी क्या बोलते हैं उसको, इसके अंदर बहुत हिम्मत है। लाइक मैंने बहुत ऐसे कम इंसानों को देखा है कि इतनी ज्यादा वर्स्ट सिचुएशन से निकलकर, इतने ज्यादा डिप्रेशन से, मतलब डिप्रेसिव सिचुएशन से निकलकर बाहर आके वापस बैक टू ट्रैक आना, वो भी इतनी जल्दी, बहुत ज्यादा लाइक मुश्किल है। और आई ऑलवेज अप्रिशिएट हर। मैं लाइक किसी भी दोस्त से बात करता हूँ ना, मेरा कोई भी फ्रेंड होगा वो तुम्हारे बारे में जानता ही होगा। तो सिर्फ तुम दूसरों से मोटिवेट नहीं होती, बाकी कि तुमसे भी बहुत सारे लोग मोटिवेट हुए हैं। तो थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से तुमने ये लड़ाई अभी तक लड़ी है, आई थिंक कि सबको ऐसे ही जब भी उनकी लाइफ में ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए तो ऐसे एग्जाम्पल्स को देखना चाहिए और सीखना चाहिए। तो हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और वो बहुत जरूरी भी है। जैसे तुमने बताया अपने रिसर्च वर्क के बारे में, कुछ आई वुड लाइक टू नो कि तुमने क्या काम किया है और कैसे ये मतलब इम्पैक्ट करता है ह्यूमन लाइफ, बिकॉज रिसर्च इज ऑल अबाउट इम्पैक्टिंग एंड क्रिएटिंग अ डिफरेंस टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग, for the welfare of society, for the welfare of human beings, for the welfare of animals also, not for the human only, है ना। किसी भी मतलब समाज के लिए अगर आप बायो को यूज कर पा रहे हो, अप्लाई कर पा रहे हो, तो वही बायोटेक्नोलॉजी है। तो एक ये भी रीजन था कि बायोटेक्नोलॉजी में करियर बनाने का, क्योंकि आप जो कर रहे हो वो एक इम्पैक्ट डाल सकता है सोसाइटी के ऊपर।
या तो जो तुम्हारा पीएचडी का रिसर्च वर्क रहा है, थोड़ा सा आई वांट टू नो अबाउट दैट कि वो किस बारे में है, क्या होता है जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस, और तुम्हारा वर्क किस तरह हेल्पफुल रहेगा फॉर ट्रीटमेंट फॉर एनीथिंग अबाउट दैट वायरस। सो जो मेरा पीएचडी का जो काम था वो मैंने कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी में काम किया है। तो अभी क्या है कि कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो गया है रिसर्च में, चाहे आप जीनोम एनालिसिस में हो, चाहे आप ड्रग डिस्कवरी में हो, या चाहे कोई सी भी उसमें हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कंप्यूटेशनल ड्रग डिस्कवरी में, एक पूरा लाइब्रेरी होता है नेचुरल प्रोडक्ट्स का। ठीक है, तो वहां से स्क्रीन किया मैंने और कुछ पोटेंशियल थेरापेटिक मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई किए अगेंस्ट द पैथोजेनिक जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस। ठीक है, फिर उनको कंप्यूटेशनली कैरेक्टराइज किया मॉलिक्यूलर डायनामिक सिमुलेशन वगैरह यूज करके। तो ये पूरा ओवरऑल काम था पीएचडी का। ओके, तो ये जो जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस है, ये वहाँ मतलब इंडिया में कहाँ पर है और इंडिया में कितना इसका प्रेवलेंस है? इफ आई हैव टू टॉक अबाउट द स्पेसिफिक रीजन, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में भी जो गोरखपुर का रीजन है, स्पेशली गोरखपुर का रीजन, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड है इस वायरस से। है ना, और अभी 4-5 साल पहले आप लोगों ने सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये जो जो कॉज था वो यही वायरस था, जापानीज इंसेफेलाइटिस वायरस था। वो उन सब बच्चों की डेथ का। तो या गोरखपुर इज द मोस्टली अफेक्टेड रीजन इन इंडिया from this virus. मैं you always wanted to pursue research, या फिर जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं, बायोलॉजी स्टूडेंट्स, उनका रहता है कि यार डॉक्टर बनना है, तो बचपन से तुम्हें रिसर्च करना था, डिस्कवरीज करनी थी, या फिर ये कैसे हुआ, कैसे you thought about it? बचपन में तो पता भी नहीं था ना कि रिसर्च क्या होता है। ठीक है, तो रिसर्च के बारे में एक्चुअल में हमें एक पता चलना शुरू हुआ जब हम ग्रेजुएशन में आए। ठीक है, बचपन से ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे रिसर्चर बनना है। ठीक है, और बचपन में मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मुझे बनना क्या है। ठीक है, लाइक बचपन एक ऐसा फेज होता है, आप बहुत फ्री होते हो। ठीक है, तो मैं अपने बचपन में मैंने एंजॉय किया है अपने बचपने को। ठीक है, और इसलिए मैं बहुत शैतान भी था, बहुत पिटा भी था। ठीक है, तो उसमें मैं बाद में आऊंगा, बट इतना मैं कह सकता हूँ कि बचपन में मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है। जैसे बहुत सारे बच्चों को आप पूछोगे तो कोई बोलेगा कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या साइंटिस्ट बनना है, या पायलट बनना है। ठीक है, बट मेरे पास उसका आंसर होता ही नहीं था। मेरे पापा के पास होता था, क्योंकि वो मुझे डॉक्टर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, बट फोर्स कभी नहीं किया पापा मम्मी ने कि डॉक्टर ही बनो। ठीक है, तो बचपन में नहीं पता था, बट जब ग्रेजुएशन में आया तब पता था कि रिसर्चर बनना है और रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, और इसी फील्ड में अपना करियर बनाना है। दैट्स वेरी नाइस। सो मतलब चाइल्डहुड कैसा रहा, मतलब यू वर स्टूडियस फ्रॉम बिगिनिंग, और मतलब कैसा पढ़ाई कैसी थी? बिकॉज हमें लगता है यार जैसे साइंटिस्ट हो, मतलब यू हैव डन अ ग्रेट रिसर्च और तुमने इतना अच्छा वर्क किया है, इतने अच्छे अच्छे पेपर्स केम आउट, और तो फिर क्या प्रोसेस रहा, क्या कुछ अपब्रिंगिंग में ऐसा था जो जिसने हेल्प किया, और क्या फैक्टर्स हैं जो एक स्टूडेंट्स को और एक इंडिविजुअल को फॉलो करने चाहिए लाइफ में? ओके, तो लाइक बचपन से घर में लाइक एजुकेशन था नहीं हमारे घर में। लाइक आई एम द फर्स्ट वन टू कंप्लीट 12th, complete bachelor's, master's, and I'm the first one in my family who is pursuing PhD or who have done PhD. तो हमारे घर में लाइक एजुकेशन बहुत ही कम था। ठीक है, 10th 12th भी शायद मेरे पापा भी 10th नहीं कर पाए, मम्मी भी 5th 6th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हैं, बट उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा पता थी कि एजुकेटेड होना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा एम्फेसाइज किया है एजुकेशन पे कि तुम लोग पढ़ लो, पढ़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा, तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा, हमारे लिए तुम्हारे लिए नहीं। तो उन्होंने हमेशा ये बोला है कि लाइक पढ़ाई करो पढ़ाई करो, बट फोर्स कभी नहीं किया कि इतने नंबर लाने हैं या 90% आनी चाहिए, 80% आनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी भी ये पूछा कि तुम्हारे कितने नंबर आए। बस उनका एक क्वेश्चन होता था कि पास हो गए कि नहीं। ठीक है, तो पास हो गए कि नहीं, बस इतना क्वेश्चन होता था। तो क्या हुआ कि लाइक बचपन में मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस तो नहीं था और डल भी नहीं था मैं। ठीक है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं ठीक ठाक था पढ़ाई में, सिंसियर नहीं था, बट मैं शार्प था। अगर कुछ पढ़ लूंगा तो मुझे समझ में आता है ऐसा। सिंसियर नहीं था बट, और 10th तक मैं सिंसियर नहीं था।
तो एक्चुअली हुआ क्या कि टेंथ में मेरे टेंथ में 86% आए थे टेंथ में। बट मैथमेटिक्स में, सिर्फ मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 56 मार्क्स थे। ठीक है, तो वो एक ऐसा सिचुएशन ऐसा राइज हुआ कि वहां से मुझे एक हिट हुआ कि यार मैथ्स में इतने कम मार्क्स और मेरे दोस्तों के अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे थे। ठीक है, मेरा जो बहुत अच्छा दोस्त था उसके मैथ में 75-80 के अराउंड आए थे। दूसरा दोस्त था उसके भी मोर देन 75 थे। तो मैंने कहा कि मैथ्स में मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए। ठीक है, तो वो एक हिट था। तब मेरा पहला टारगेट मैंने अपने करियर में जो बनाया, करियर ओरिएंटेड बोल सकते हो या स्टडी ओरिएंटेड बोल सकते हो, कि मैथमेटिक्स ही लेनी है। ठीक है, 11th में मैथ्स लेनी ही लेनी है और अच्छे मार्क्स लेके आने हैं 11th 12th के बोर्ड में। 10th के बोर्ड में तो नहीं आए, 12th के बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो वो एक पहला टारगेट बोल सकते हो जो मैंने सोचा खुद से करियर के लिए। तो फिर मैंने 11th में बहुत मेहनत करी। आई थिंक अगर मैं बोल सकता तो नीचे से लेंगे तो इतने इतने रजिस्टर मैंने मैथ्स के सिर्फ भरे थे, सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए। वो जो आपको अगर याद हो, हमारे उस टाइम पे ब्लैक वाले आते थे ब्लैक वाले रफ नोटबुक्स, रफ नोट्स बुक्स, है ना। तो मेरा वो फेवरेट था, तो सस्ते आते थे, 10 रुपए की इतनी मोटी नोटबुक आती थी और मैं उसमें खूब प्रैक्टिस करता था। 15-20 दिन में वो नोटबुक भर देता था, शायद 10 दिन में ही भर देता था, क्योंकि मेरे को वो एक चस्का लग गया था मैथ्स का कि इसमें तो लेके आने ही, चाहे बाकी में नंबर कम हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि 12th में 86 मार्क्स आ गए। ठीक है, कोशिश थी 90 अबव की, बट एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन गलत हो गया था, वो 6 मार्क्स से आते थे। तो बट 86 मार्क्स आए, फिर बहुत खुश हुआ। तो उसने एक छोटी सी मोटिवेशन दी कि यार अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। फिर लोगों ने लाइक तारीफें करनी शुरू कर दी। यू टुक ऑन द चैलेंज कि आप इसमें नहीं आए, इसको बेस्ट करना है। यस, फिर लोगों ने तारीफ करी, रिलेटिव्स ने बोला कि यार अच्छे मार्क्स आए हैं, पड़ोसियों ने तारीफ करी तो अच्छा लगने लग गया। तो वहां से एक लाइक मोटिवेशन मिली कि पढ़ना क्यों जरूरी है। तो मैं बोलता हूँ वो 11th से 12th वाला जो फेज है ना, मैं वहां पे सिंसियर हो गया था पढ़ाई के लिए। पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो फिर मैं सीरियस था। मेरे को नहीं पता था उस टाइम पर भी कि मेरे को क्या करना है, डॉक्टर बनना है कि क्या बनना है, कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था। तो मेरे पापा को, जैसे मैंने बताया कि वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे दादाजी वैद्य थे गांव में। तो वो लोगों का इलाज करते थे जा जाके बहुत दूर दूर तक। जितने भी आसपास के 50-60 गांव थे, वो अकेले वैद्य थे वहाँ पे। तो वहां से देखा था कि चलो, दादाजी ने बोला कि मैं तो यहीं का रह गया बन के, पापा को डॉक्टर बना देंगे। तो पापा भी नहीं बन पाए क्योंकि फैमिली की कंडीशन लाइक बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी उस टाइम पर। ठीक है, और गांव में ही रहते थे, बिहार में रहते थे, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। तो वहां पे इतनी ज्यादा कंडीशन खराब थी कि खाने के लिए पैसे नहीं थे तो पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से मिलेंगे। और हम सबको पता है कि अगर आपको एमबीबीएस करना है तो कितने पैसे चाहिए होते हैं, लाखों में चाहिए होते हैं। ठीक है, और प्राइवेट का छोड़ो, अगर आपको गवर्नमेंट में भी जाना है तो एटलीस्ट प्रिपरेशन के लिए तो किताबें तो चाहिए। किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे पापा के पास। सालों तक लाइक एक ही ईटिंग शेड्यूल फॉलो करना, एक ही तरीके का खाना खाना, जो भी सस्ता सस्ता मिल जाए। ठीक है, तो उस टाइप की कंडीशन थी, तो पापा नहीं बन पाए। ठीक है, और पापा ने बहुत मेहनत करी इधर आने के लिए, दिल्ली आने के लिए। वो अपने बचपन में आ गए थे 13-14 साल में। तो वो बहुत सारे सिचुएशन थी, तो वो ये चाहते थे कि मैं डॉक्टर बन जाऊं। दादा नहीं बन पाए तो पापा ने सोचा, पापा नहीं बन पाए तो पापा ने सोचा कि मैं बन जाऊं, और मैं चाहता नहीं था डॉक्टर बनना। तो बट पापा ने फोर्स नहीं किया कभी भी, कि उन्होंने बस अपना एक जाहिर किया, इच्छा जाहिर की कि बन सकते हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, दादा भी चाहते थे। तो एक वो जो चीज थी ना कि डॉक्टर बनना है, तो मैं डॉक्टर एमबीबीएस वाला डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, बट मेरा शक यार ऐसा काम करते हैं कि ये भी खुश हाँ, और दादा डॉक्टर लग जाए नाम के आगे। एक वो था उस टाइम पे, क्योंकि हम उस टाइम पे इतना मोटिवेटेड छोड़ देंगे, हम रिसर्च करके ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। बट एक वो रहता है, एक डॉक्टर बन जाए। हाँ, बड़ी बड़ी चीजें पता चल जाए, अच्छा ठीक है ये ले लेते हैं, ये कर लेते हैं। तो वो एक डॉक्टर वाला रह गया एक माइंड में। ठीक है, बट उस टाइम पे भी नहीं पता था कि पीएचडी करनी है। वो डॉक्टर वाला माइंड में एक स्टिक रह गया था। तो फिर मैंने पापा को बोला कि मैं डॉक्टर वॉक्टर तो नहीं बन पाऊंगा ऐसा, और लाइक तो भाई मेरे को लाइक मेरा कहीं ग्रेजुएशन में एडमिशन करा दो, मुझे बायोटेक करनी है। तो बायोटेक का क्रेज आया था, लाइक उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रेज था जब हम लोग 12th में थे। वो 11th-12th के चैप्टर्स में वो बायोटेक्नोलॉजी का एक चैप्टर था, 2 चैप्टर्स थे। तो वो बहुत ही फैसिनेटिंग लगा था मुझे बायोटेक का चैप्टर। तो वहीं से एक लाइक इंस्पिरेशन आया कि बायोटेक करना है। क्यों करना है ये नहीं पता था कि क्यों करना है बायोटेक, वो चैप्टर अच्छे लगे, बायोटेक करना है बस। ठीक है, तो बायोटेक में एडमिशन ले लिया। बीएससी बायोटेक कॉलेज है, आईटीएस कॉलेज है, आईटीएस पैरामेडिकल कॉलेज मुरादनगर में।
ठीक है, तो वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन में ले लिया एडमिशन और फिर बायोटेक करना शुरू किया। तो इस तरीके से समझ में धीरे धीरे चीज़ें आई कि क्या करना है लाइफ में। फिर वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा फिर ये सब टर्म्स इंट्रोड्यूस हुए, रिसर्च क्या होता है, एकेडमिक्स क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, बायोटेक एक्चुअल में क्या है, सिर्फ वो 2 चैप्टर का मतलब बायोटेक नहीं है, ये भी समझ में आया। चैलेंजेस पता चलना शुरू हुए, तब जाके फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया और ज़्यादा। और फिर उस टाइम पे पता चला कि आप सिर्फ बायोटेक में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करके सर्वाइव नहीं कर सकते। तब मैंने सेकेंड ईयर में ये सोच लिया था कि मुझे पीएचडी करनी है इन बायोटेक्नोलॉजी। तो वो गोल जो मैंने उस टाइम पे बनाया, वो मैं फॉलो करने के लिए मैंने सब कुछ किया जो करना चाहिए था। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी एक डायरी थी, उसमें मैंने लिख रखा है, अभी भी लिखा हुआ है कि सबसे पहला गोल है मास्टर्स, लिखा हुआ है वो अभी भी। उसके बाद पीएचडी, उसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये गोल्स मेरे डायरी में लिखे हुए हैं, वो उसी टाइम पे लिख के रख लिए थे मैंने। तो जब मैंने ये सोच लिया तो उसके बाद मुझे कभी भी किसी भी चीज़ ने डाइवर्ट नहीं किया अपने उससे। फिर गैप्स भी आए, बीएससी के बाद 1 साल का गैप आया, एमएससी के बाद आया, बट मैं घर पे भी बैठा, बट कभी भी डाइवर्ट नहीं हुआ पीएचडी के लिए। अच्छा, यू वर वेरी सर्टेन और क्लियर कि मुझे इसी राह में जाना है। यस यस श्योर। दैट्स नाइस टू नो। और शायद यही कुछ चीजें हैं जो तुम्हें आज यहाँ इस मुकाम तक ले आई हैं, और आई होप आगे भी, एंड आई विश कि आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तुमने बताया अपने चाइल्डहुड के बारे में। हाँ, तो जैसे तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि तुम्हारी अपब्रिंगिंग का क्या रोल है तुम्हारे करियर में जो तुम आज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम मेरा बचपन देखोगी और अभी जो देखोगी, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है दोनों के बीच में। ठीक है, तो मैं बचपन में इतना सीरियस और इतना सिंसियर तो था ही नहीं, ठीक है। और बहुत शैतान था, बहुत ज्यादा। आई थिंक मेरे पूरे उस लोकेलिटी में सबसे ज्यादा शैतान बच्चा मैं ही था, ठीक है। और इसके लिए मुझे बहुत मार पड़ी है घर पे, मम्मी से भी, पापा से भी। पापा मेरे 1 साल में एक बार मारते थे, बट वो पूरे साल का मारते थे, ठीक है। और मम्मी तो मुझे रोज इंस्टॉलमेंट में मारती थी, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा फिक्स था कि मैं पिटना ही पिटना है मुझे। वो सिचुएशन ऐसी बन ही जाती थी कि मेरी पिटाई होनी है, ठीक है। तो बहुत मार पड़ी बचपन में मेरे को। और आई थिंक कि मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि इतना क्यों मारती है मेरी मम्मी मेरे को, ठीक है। मैंने इतना भी बड़ा कुछ नहीं किया है, ठीक है। बट आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे इतना ना पिटा होता ना, तो शायद मैं यहाँ तक पहुंचा ही नहीं होता। क्योंकि मेरे घर के आसपास का जो एक एनवायरनमेंट था ना, वो इतना अच्छा नहीं था, पढ़ाई वाला नहीं था। उससे दूर रखने के लिए मम्मी मेरे को मारती थी। और एक्चुअली क्या होता है कि जो बुरी चीजें है ना, वो आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है, क्योंकि उसमें मजा आता है। जैसे आप किसी को पूछोगे स्मोकिंग क्यों करते, तो वो उसके पास लॉजिक एक ही रहेगा कि मजा आ रहा है। बट अच्छी चीजों से अट्रैक्शन कम होता है, तो मेरे को उसमें मजा आता था, मजे करने में, घूमने में, दिन भर खेलने में। तो मम्मी को दिखता था ना, आपके माँ बाप को सब कुछ दिखता है, तो वो इसलिए मारती थी, पीटती थी, ताकि ट्रैक पे आ जाए, ठीक है। तो यही है। और फाइनली उनकी पिटाई ट्रैक पे ले आई। हाँ, फाइनली फिर मैं तो शायद ग्रेजुएशन तक पिटा हूँ। शायद कम, ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो ग्रेजुएशन तक पिटे होंगे। कोई फुटेज हो तो वी वुड लाइक टू इंक्लूड इट। तो बहुत ज्यादा पिटा हूँ, बट आई एम वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम, मम्मी पापा को, कि अच्छा हो कि बहुत मारा, वरना शायद मैं कहीं और ही होता आज यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ पॉडकास्ट शायद नहीं कर रहा होता। फिर भी बना लेते। और माँ बाप को स्ट्रिक्ट होना ही चाहिए एट ए सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। ये है पेरेंटिंग टिप्स बाय संजय। वो बता रहे हैं कि अपने बच्चों को कैसे संभाले। खूब पीटो, नहीं खूब मत पीटो, बट इतना पीटो कि कुछ फिजिकल डैमेज ना हो, सर्वर ना फूटे, खून, हाथ पैर ना टूटे, ठीक है। क्योंकि उसकी शादी वादी भी तो करनी है ना। और क्या पता आपका बच्चा अगर मॉडलिंग में जाना चाहता हो, तो बहुत कोसेगा आपको कि पापा आपने मेरे यहाँ कट मार दिया ऐसे, ठीक है। अब मैं चेहरा इतना सुंदर है मेरा पूरा, सिर्फ एक कट की वजह से नहीं जा सकता। तो इतना मत मारो कि उसको कुछ फिजिकल नुकसान हो, बट इतना एक ऑप्टिमम पिटाई होनी चाहिए ताकि आपका बच्चा बिल्कुल ट्रैक पे रहे। और मैं बहुत ही श्योर हूँ कि वो जब 10-12 साल बाद वो आपको थैंक यू ही बोलेगा आपकी पिटाई के लिए, ठीक है। वो उसको बुरा नहीं लगेगा, बल्कि अच्छा लगेगा। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैंने एक जगह पर पढ़ा था, चाणक्य ने एक बात बोली है परवरिश को लेकर, पेरेंटिंग को लेकर, कि शुरू के जो कुछ साल होते हैं, 5 से 6 साल, 6 से 7 साल, वो उस फेज में बच्चे को आप बहुत ज़्यादा प्यार दो, बहुत ज़्यादा,
अनकंडीशनल लव बोलते हैं जिसको, ठीक है। जो मांग रहा है दिलाओ, बिल्कुल मतलब गुलाब के फूल को जैसे संभाल के रखते हैं ना कि पंखड़ी एकदम सूखनी नहीं चाहिए, मुरझानी नहीं चाहिए, वैसे रखो, ठीक है। जो आपसे पूछता है वो उसको उसका आंसर करने की कोशिश करो, उसको डांटो मत, धमकाओ मत, क्योंकि उस टाइम पे वो बड़ा हो रहा है, उसको नहीं पता ना कि वर्ल्ड क्या है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कि ये अगर यहाँ से आवाज आ रही है तो क्यों आ रही है, ठीक है। ये पत्ते हैं ग्रीन कलर के, क्यों है पत्ते, तो उसको बताओ कि ये फोटोसिंथेसिस होता है, समझाने की कोशिश करो एटलीस्ट। तो क्योंकि अगर आपने बचपन में उसको धमकाना शुरू किया, मारना, तो वो उसके ब्रेन में, उसके उसके मन में उस तरीके की फीलिंग्स रह जाएंगी और वो उसी तरीके से बड़ा होगा। अगर ज्यादा डांटोगे तो आपका बच्चा सहमा हुआ होगा, इंट्रोवर्ट बनेगा। उसके साथ बात करोगे, उसको आंसर करोगे तो वो एक्सट्रोवर्ट बनेगा, समझा सकता है अपनी बातों को, ठीक है। तो वो शुरू के ईयर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप 8-9 साल का जब हो जाए, 7-8 साल, उसके बाद आप स्ट्रिक्ट हो जाओ बिल्कुल, 18-19 साल तक, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाओ ताकि उसको डिसिप्लिन का मतलब समझ में आए, कि क्योंकि वो जो ईयर्स होते हैं ना बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। उस टाइम पर अगर आपका बच्चा एक ट्रैक पकड़ लेगा तो वो उधर ही रहेगा। जैसे घड़ा जब बनाते हैं तो एक एक फेज आता है ना कि जब जो शेप आप कच्ची मिट्टी में जो शेप दोगे वही शेप का घड़ा बनेगा, राइट। तो उसके बाद जब 18-19 साल का हो जाए, टीनेज हो जाए, तो आप उसके बहुत अच्छे दोस्त बन जाओ, ताकि वो कुछ भी फील कर रहा है, ठीक है, कुछ बुरा भी फील कर रहा है, कुछ अच्छा भी फील कर रहा है, उसने हर इंसान मतलब कोई इंसान परफेक्ट नहीं है। तुम्हारे माँ बाप ने भी कुछ ऐसे कांड किए हैं जो किसी को बता नहीं सकता वो, ठीक है। तो आप अपने बच्चे से ऐसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो बिल्कुल सही करके आएगा, वो कभी कुछ गलतियां नहीं करेगा, किसी को मार के नहीं आएगा, किसी से पिट के नहीं आएगा। सब होते हैं अपने बचपन में, तो इसलिए उसके दोस्त बन जाओ टीनेज में आते ही, ताकि वो हर चीज आके बताए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि एक बच्चे की परवरिश होनी चाहिए, और मेरा बच्चा होगा तो मैं भी तो ऐसे ही करने वाला हूँ। डेफिनेटली अभी से एकदम तुम हाँ, तैयार हो कि मैं तो तुम आ तैयार जाओ हूँ। और मैं ये सब करूंगा। नहीं, तैयार ही रहना चाहिए इंसान को। मुझे लगता है कि इंसान को अगले 10 साल के लिए तैयार रहना चाहिए, ज्यादा आगे के लिए भी नहीं। 10 साल का एक टाइम फ्रेम आपको दिमाग में रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमलेस आप अगर हो गए तो फिर आपको इंसान होने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो जानवर ही रहते तो ज्यादा अच्छा होता। इसी तो इवोल्यूशन तो इसलिए हुआ है ना, ताकि हम सोच सकते हैं। एक डायरेक्शन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं एटलीस्ट 5 से 6 साल का, 10 साल का सोच के चलता हूँ कि हाँ, ये इसी चीज से होनी मुझे चाहिए। याद आया, जब हम कोचिंग कर रहे थे, नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, तब ऐसी ही बात होती थी एंड संजय यूज्ड टू टेल कि मैं नेट क्लियर कर लूं, पीएचडी में एडमिशन हो जाए, उसके बाद सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद शादी कर लूंगा। एंड ही एग्जैक्टली डिड दैट, एग्जैक्टली इसी टाइम फ्रेम के साथ, राइट। यस यस यस। तो एक्चुअली शादी करना मेरा बचपन का सपना ओके, मतलब मेरे को शादी मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग लगती थी कि यार दो लोग मिलते हैं अनजाने से, फिर एक घर बनाते हैं, फैमिली बनती है, फिर बच्चे होते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्सिबल बनता है इंसान। तो मैं ये चाहता था कि जैसे ही बड़ा होऊंगा शादी करूंगा सबसे पहले, ठीक है। तो तुमने बड़े होने का सोचा कि सेकेंड ईयर के बाद, पीएचडी के सेकेंड ईयर में बड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं शादी हाँ, करूंगा। मतलब सेकेंड ईयर इज अ वेरी गुड ईयर टू गेट मैरिड। या तो आप सेकेंड ईयर में कर लो, या तो भाई शादी करके आओ। पीएचडी से पहले तो मोस्टली शादी नहीं होती, क्योंकि उस टाइम बच्चा पढ़ने में इतना लगा होता है कि उसका दिमाग कहीं जाता नहीं है। फर्स्ट सेकंड ईयर का जो टाइम होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि गोल्डन पीरियड होता है। उस टाइम पे ज्यादा प्रेशर नहीं होता, आप इंजॉय कर रहे होते हो, पैसे आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इंजॉय करते हो लाइफ को और उस टाइम चिल रहते हो। या तो आप उस टाइम पे शादी कर लो, नहीं कर पाए तो फिर आप खत्म होते ही शादी करो। अगर करनी है शादी, नहीं करनी तो जरूरी नहीं है, सबका अपना अपना वो है। और मैंने ही सोचा हुआ था कि मेरे को पीएचडी सेकंड ईयर में करनी ही है, इसी तरीके से। बहुत ही अच्छी तरह हैप्पीली एवरीथिंग हैपेंड। वैसे इस पे हम बाद में फिर कभी बात करेंगे। वापस आते हैं संजय की पीएचडी और उनके रिसर्च एक्सपीरियंस के बारे में। तो पीएचडी का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आई वांट टू नो। जैसे व्यूअर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या होता है कि सबके दिमाग में होता है हम रिसर्च में जाएं, हम रिसर्च करें, कुछ डिस्कवर करें, बट हमें ग्राउंड रियलिटीज और ग्राउंड चीजें नहीं पता होती कि स्टेप्स क्या फॉलो करने एग्जैक्टली। तो प्लीज टेल अबाउट देम। ओके, देखो सबसे पहले तो इसमें कुछ चीजें हैं जो समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो फील्ड है ना, अगर आप पीएचडी का सोच रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आपको 10 से 15 साल फुल्ली कंप्लीटली डेडिकेट करना है इस फील्ड को, तब जाके आप इस फील्ड में कुछ कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि 10-12 साल से पहले तो आपको कुछ होना नहीं है इस फील्ड में। आप खुद जोड़ लो, बीएससी के 3 साल, एमएससी के 2 साल, 5 साल पीएचडी के, और अब पीएचडी भी एमएससी जैसी हो गई है, सब पीएचडी कर रहे हैं। फिर आपको पोस्ट डॉक के लिए भी जाना है,
अगर आप सच में इस फील्ड में कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हो, सर्वाइव करना चाहते हो, तो आप 10 से 15 साल के लिए तैयार होके आओ, अपना बैग पैक करके आओ घर से। तो फिर आप सोचो पीएचडी करनी है। अगर आप इतना देने के लिए तैयार हो, डेडिकेटेड हो, बिल्कुल फुल्ली कंप्लीटली, तो फिर आप शुरू कर सकते हो। ठीक है। तो अब क्या है कि कैसे करना है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको ये कब समझ में आ रहा है कि आपको पीएचडी करनी है। बीएससी में आ रहा है, एमएससी में आ रहा है, या कब आ रहा है, एमएससी के बाद आ रहा है। ठीक है। तो सबसे अच्छा ये होता है कि अगर आपको ग्रेजुएशन में ही, बैचलर्स में ही ये समझ में आ जाए कि आपको करना क्या है लाइफ में। ठीक है। और आजकल तो आजकल का टाइम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हो गए, काउंसलर्स हो गए, मोटिवेटर्स हो गए, और आप कुछ भी ढूंढो। आजकल देखोगे कि 12th के बच्चे इतने ज्यादा समझदार होते हैं, और उनको पता रहता है कि उनको लाइफ में क्या करना है। हमको तो ग्रेजुएशन में आके पता चला है, बहुत सारे बच्चों को एमएससी में आके पता चलता है, कुछ को एमएससी तक पता नहीं रहता। ठीक है। तो मैं बस ये कहता हूँ कि आपको जितनी जल्दी आपका गोल क्लियर हो जाए वो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपको बीएससी में पता चल गया कि आपको पीएचडी करनी है, तो आप उस हिसाब से एमएससी की तैयारी करो पहले, क्योंकि वो एक पहला स्टेप है। ठीक है। अब एमएससी आप कहीं से भी कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि अच्छी जगह से पीएचडी करने के लिए अच्छी जगह से एमएससी करनी होगी। करो कोशिश अच्छी जगह से करने की, नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो। ठीक है। बहुत सारे मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू बहुत सारे बच्चे रीच आउट करते हैं मुझे, और मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसी ऐसी जगह से बच्चे मुझे फोन करते हैं, वेस्ट बंगाल से, मतलब गांव से, बिहार से, एमपी से। मेरे को कभी बहुत ही रेयरली फोन बैंगलोर से आया होगा या दिल्ली से आया होगा, बहुत रेयरली। मोस्टली बच्चे ऐसी जगहों से कॉल करते हैं कि सर हम ऐसा करना चाहते हैं, मास्टर मतलब प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। तो अगर आप एमएससी में हो तो आपके पास कुछ एग्जाम्स हैं देने के लिए, जैसे कि सीएसआईआर हो गया, डीबीटी हो गया, गेट हो गया, डीएसटी हो गया, आईसीएमआर हो गया, आईसीएआर हो गया। तो बहुत सारे दरवाजे हैं पीएचडी में अंदर एंट्री करने के लिए। ठीक है। तो ऐसा स्टिक नहीं होना कि मेरे को सीएसआर ही क्वालिफाई करना है। ठीक है। क्योंकि अगर आप रास्ते पे ज्यादा फोकस करोगे ना तो मंजिल दूर हो जाएगी। मंजिल पे फोकस करो। ठीक है। तो चाहे सीएसआर के थ्रू एंट्री करो, डीबीटी के थ्रू करो, डीएसटी के थ्रू करो, गेट के थ्रू करो, आईसीएमआर के थ्रू, कहीं से भी करो। अब ये सारे रास्ते हैं क्या, तो ये सारे जो हैं ये सब नेशनल लेवल के एग्जाम्स हैं। ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करवाती है। तो अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो फिर गवर्नमेंट आपको, सरकार आपको फेलोशिप प्रोवाइड करती है 5 सालों के लिए पीएचडी करने के लिए। ठीक है। लेवल ऑफ एग्जाम्स प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम स्ट्रेटेजी सबकी अलग अलग है, बट मोटिव एक ही है, टू गेट द फेलोशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट टू परस्यू पीएचडी। ठीक है। अब एक बार आपको फेलोशिप मिल गई, अब आप क्या करो, इंस्टीट्यूट देखना शुरू कर दो। ठीक है। जैसे जेएनयू है, एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, एमडीयू है हरियाणा में। ठीक है। तो उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईएससी हो गया, आईआईटीज हो गए, आईसर हो गए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में। ठीक है। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। सबसे जो थोड़ा सा मुश्किल जो स्टेप होता है यही वाला होता है, एग्जाम क्वालिफाई करने वाला, जिसको हम नेट भी बोलते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आपने ये पड़ाव पार कर लिया तो फिर आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है कंपैरेटिव टू दिस। ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखना शुरू करो कि आपको किस सब्जेक्ट में या किस टॉपिक पे पीएचडी करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इम्यूनोलॉजी में इंटरेस्टेड हो या वायरोलॉजी में हो तो वायरोलॉजी कहाँ कहाँ पर हो रही है, क्या आईआईसी में वायरोलॉजी करता है कोई, क्या आईआईटीज में वायरोलॉजी कोई कर रहा है, क्या जेएनयू में कोई कर रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बनाना शुरू करो। फिर पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाके फैकल्टी को सॉर्ट आउट करना शुरू करो कि कौन सी फैकल्टी आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो फिर वहां पर अप्लाई करो। अब अप्लाई करने में क्या है कि अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है उनमें से कोई भी एग्जाम, तो अब जरूरी नहीं कि आप सारे इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं मोस्टली अपना एग्जाम कंडक्ट नहीं कराते। यू कैन डायरेक्टली सिट इनटू द इंटरव्यू आफ्टर क्वालिफाइंग एनी नेशनल लेवल एग्जाम। ठीक है। एक दो इंस्टीट्यूट्स है कुछ जो अपना भी एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जैसे एनआईआई है दिल्ली में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो आपको उनका भी एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, बट मोस्टली डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं अगर आपके पास इनमें से कोई भी एग्जाम है, सीएसआईआर, डीबीटी, गेट जो भी है। फिर वहां पे आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है। तो इंटरव्यू प्रिपेयर करने के लिए बहुत ही शॉर्ट में बोलूंगा कि 2-3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि जो आपने मास्टर्स में प्रोजेक्ट किया है वहां से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे, तो वो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। दूसरा, आपका इंटरेस्ट पूछेंगे वो। ठीक है। कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हो, जो भी आप बोलोगे
नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। तो ये हो गई। और तीसरा, जैसे आपने टेक्निक्स के बारे में, जो उस इंस्टीट्यूट में टेक्निक्स हो रही है वो वहीं से पूछेंगे। अगर वो मास स्पेक कर रहे हैं तो मास स्पेक से पूछेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस करते तो इलेक्ट्रोफोरेसिस से पूछेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये देना चाहूंगा कि बच्चे ये सोचते हैं कि हम इंटरव्यू उनके अकॉर्डिंग होगा हमारा इंटरव्यू, बट अगर आप चाहो तो आप अपना इंटरव्यू अपने अकॉर्डिंग रन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आप बोलते हो ना, नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आता है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर अनुभा ने मुझसे पूछा कि लाइक विच एरिया, लाइक इन विच एरिया यू आर इंटरेस्टेड, तो मैंने बोला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी तो एक पूरा सब्जेक्ट है, फील्ड है पूरा। फिर नेक्स्ट आपको तैयार रहना है, वहां सोचना नहीं है, क्योंकि आप ये घर से प्रिपेयर करके जाओगे कि आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर उसमें क्या, तो आपको बोलना है इन्फेक्शियस डिसीज। अच्छा, इन्फेक्शियस डिसीज भी बहुत बड़ा है, वायरल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, ठीक है। तो आप बोलो वायरोलॉजी। फिर बोलेंगे ओके वायरोलॉजी में किस टाइप के वायरसेस, ठीक है। तो जैसे HIV बोल सकते हो, तो मतलब इस तरीके से RNA वायरसेस, ठीक है। इस तरीके से आप स्पेसिफिक जाओ, तो जो आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा। फिर बोलेंगे ठीक है, तो अब इन्फेक्शन बायोलॉजी करना चाहते हो तो इसमें किस टाइप की स्टडी, तो बोलो सिग्नलिंग पाथवेज, तो वो सिग्नलिंग पाथवे से क्वेश्चन पूछेंगे। तो मतलब जो आप बोलोगे नेक्स्ट क्वेश्चन वहीं से आएगा। मतलब इंटरव्यू में हमारा इंटरव्यू हम खुद ही लीड करते हैं, खुद ही लीड करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। इससे ये डोमिनेट आपको करना है, आपको उनको आपके ऊपर डोमिनेट होने नहीं देना है, ठीक है। और अपने आप को बिल्कुल कंफर्टेबल रखो इंटरव्यू में, ठीक है, क्योंकि वो आपकी नॉलेज के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी चेक करते हैं कि आप जिस पोजीशन के लिए जा रहे हो वो क्वालिटीज आपके अंदर दिख भी रही है कि नहीं। अगर आप रिसर्चर, लाइक आप PhD स्टूडेंट के लिए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप हाफ पैंट जा रहे हो, निकर्स में, जॉगर्स में और सैंडल पहन के जा रहे हो, खूब मेकअप वेकअप टचअप वचअप करके, नहीं, सिंपल फॉर्मल लुक लेके जाओ, ताकि जब आप एंट्री करो ना, वो एंट्री करते ही फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। फिर आपका इंटरव्यू हो गया, आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका कोर्स वर्क होगा। कोर्स वर्क वेरी करता है। इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, मोस्टली 6 महीने का होता है, और यूनिवर्सिटीज में 1 साल का होता है। तो मोस्ट ऑफ द लैब क्या करती है, कोर्स वर्क के ड्यूरेशन में ही आपको लैब का काम करवाना शुरू कर देती है, ठीक है। तो फिर बस फर्स्ट ईयर में आपने लाइक शुरुआत कर ली, फिर इस तरीके से 5 साल की PhD होती है। इतना सिंपल? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इतना सिंपल तो नहीं होता। आई रिमेम्बर 2020 में तुमने मुझे मैसेज भी किया था एक बार कि अनुभा, इज देयर एनी वैकेंसी इन योर लैब और एनी जॉब यू कैन सजेस्ट मी। तो उस टाइम तो मैं खुद ही थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थी, बट आई फॉरवर्डेड योर रिज्यूमे। बट हाँ, मुझे बीच बीच में कई बार ऐसे आता था ख्याल कि यार मतलब वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, उसकी जॉब लग गई होगी या अभी PhD कर रहा होगा, बिकॉज आई वॉज नॉट इन द कंडीशन टू टॉक टू यू। तो आई जस्ट फॉरवर्डेड योर रिज्यूमे। तो ये जो डाउनफॉल्स हैं, और ये ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ ही मैंने सुना है, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन। और कितने स्टूडेंट्स हैं जो 3rd ईयर, 4th ईयर में, 5th ईयर में अपनी थीसिस सबमिट करने से पहले PhD से ड्रॉप आउट कर लेते हैं। एक बहुत एंजाइटी के बारे में बात की जाती है जब हम PhD की बात करते हैं, कि PhD अपने साथ में कितने सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी लाइफ के लेके आती है। तो कुछ वो शेयर करो कि क्या रहता है। ओके, मैं वहीं से शुरू करूंगा जो तुमने बोला कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। एक्चुअली वो कंडीशन ऐसी थी, मैंने अनुभव को मैसेज किया था कि इज देयर एनी जॉब वैकेंसीज इन योर कंपनी वेयर यू आर वर्किंग, प्लीज लेट मी नो, या मेरा ये रिज्यूम है वो फॉरवर्ड कर दो। तो अचानक से मैं PhD कर रहा हूँ, ठीक है, अचानक से मैंने इसको जॉब के लिए पूछा। तो वो कंडीशन ऐसी थी कि लाइक मैं छोड़ने वाला था PhD, और फिर कुछ टाइम जॉब करके क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि मैं 3rd ईयर में आ चुका था, और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि लाइक गाइड के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फिर लैब में वो माहौल नहीं मिल पा रहा था, बहुत नेगेटिव प्रेशर था। क्योंकि जब आप रिसर्च करते हो तो आपका जो लाइक माइंड का स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, वो बहुत ही रिलैक्स, काम और पीसफुल होना चाहिए, तभी तो आप कुछ प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन निकाल सकते हो, राइट। अगर आप मेंटली फिट नहीं हो, या लाइक नॉट फिट इज नॉट गुड वर्ड, बट अगर आप मेंटली स्टेबल नहीं हो, आपका कंडीशन वैसे, तो आप रिसर्च तो क्या कुछ भी नहीं कर सकते। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा रिसर्च की,
बट अगर आप साइकोलॉजिकली और मेंटली स्टेबल नहीं हो तो आप कोई काम नहीं कर सकते। तो वैसे ही कुछ सिनेरियो उस टाइम पर क्रिएट हो गया था और ऑलमोस्ट ऐसी कंडीशन बन गई थी कि मुझे पीएचडी ड्रॉप आउट करके फिर से मतलब मैं करना तो चाहता ही था पीएचडी, कोई और ऑप्शन था ही नहीं लाइफ में क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है इसके अलावा। तो मैं फिर से बैक टू फर्स्ट ईयर जाता, कहीं और से रजिस्ट्रेशन करवाता, फिर से शुरू करता। बट उस टाइम जॉब इसलिए चाहिए थी क्योंकि 1 साल से फेलोशिप नहीं आई थी क्योंकि कोविड चल रहा था। आप सब कुछ ऑफ था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बंद था, जो डिपार्टमेंट हमारा वो बंद था, कुछ पेपर वर्क नहीं हो रहे थे। तो और मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं किसी की जो पीजी कर रहे थे मोस्टली की फेलोशिप प्रॉब्लम उस टाइम पे चल रही थी। और मेरा एक और कंडीशन था मेरे साथ कि उस टाइम पे जैसे मैंने बताया ना कि जेआरएफ आप होते हो, तो शुरू के 2 साल के लिए आप जेआरएफ होते हो, जूनियर रिसर्च फेलो, और फिर आपकी रिपोर्ट जानी होती है जिस भी एग्जाम को आपने क्वालिफाई किया है। फॉर एग्जांपल मेरे पास सीएसआईआर था, तो मेरे पास सीएसआर से फेलोशिप आती थी। तो जब 2 साल हो जाते हैं तो आपको फेलोशिप कंटिन्यू करने के लिए अपनी रिपोर्ट बना के सीएसआर को फॉरवर्ड करनी होती है कि भाई मैंने 2 साल में ये काम किया है और आप इसको असेस करो, और सब कुछ ठीक रहे तो वो लोग क्या करते हैं, जेआरएफ से आपको एसआरएफ प्रमोट कर देते हैं, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलो। तो वो जो कंडीशन जो क्रिएट हुई थी वो उसी टाइम पे हुई थी जब मेरा प्रमोशन होना था जेआरएफ से एसआरएफ, और उसकी वजह से क्या हुआ, वो रुक गया, मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए क्योंकि गाइड ही नहीं था उस टाइम कोई मेरा। ठीक है, मैंने गाइड स्विच करना था, तो वो फेलोशिप नहीं आ रही थी फिर, क्योंकि जब तक आप वो सबमिट नहीं करोगे तब तक आएगा नहीं। तो जुलाई जुलाई 2019 में मेरी फेलोशिप बंद हो गई थी, और ये सब चल रहा था फेज जब मैंने तुमको मैसेज किया था दिसंबर या जनवरी 2020 के आसपास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वो 8 से 9 महीने हो गए थे कि मेरे पास 1 रुपये फेलोशिप नहीं आई थी। वाइफ की भी फेलोशिप लाइक 5000 मिलते थे जेएनयू से, क्योंकि अगर आपके पास नेट नहीं है तो जेएनयू आपको 2 साल के लिए 5000 देता है, और फिर नेक्स्ट 3 साल के लिए जब आप एसआरएफ होता है तो 8000 देता है। तो वाइफ का भी डीएसटी वाला जो फेलोशिप है वो बाद में एक्टिवेट हुआ था, तो उसकी भी फेलोशिप 5000 आ रही थी, वो भी 5-6 महीने से बंद थी क्योंकि जेएनयू काम नहीं कर रहा था लॉकडाउन की वजह से। तो इतना ज्यादा क्रंचेस हो गया था, पैसे बिल्कुल नहीं थे, और नई नई शादी हुई थी। तो अब बीबी भी बोलेगी कि शादी करके तो ले आए, खाने के लिए घर में पैसे नहीं है। बट मेरी वाइफ सच में बहुत अच्छी है, लाइक मतलब मैं जो भी हूँ उसमें बहुत बड़ा रोल मेरी वाइफ का भी है। आपके मतलब बुरे वक्त में आपका पार्टनर कैसे बिहेव कर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मतलब मेरा बुरा वक्त कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि हम दोनों की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी कि वो इतना ज्यादा सपोर्टिव है, उसने कभी बोला ही नहीं कि मेरे को लाइक आपके साथ ये चल रहा है तो मैं घर चले जा रही हूँ या फिर ये वो, मतलब होता है ना ऐसा कि मतलब हो जाता है ऐसा, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बट हमारा बुरा वक्त बहुत अच्छे से निकला है क्योंकि हम दोनों साथ में थे। तो ये फिर क्या हुआ कि कहाँ पे था, मैं भटक गया, सॉरी। तो जब वाइफ की बात आती है तो अच्छे अच्छे भटक जाते हैं। हाँ, तो फिर ये सिचुएशन थी, फिर मैंने अनुभव को मैसेज किया कि पैसों की जरूरत थी मुझे, है ना, तो पैसों की जरूरत थी, और फिर अब जब आप फिर से पीएचडी शुरू करोगे तो आपका जो फेलोशिप एक्टिवेट हो चुका था, अब मैं उसको कहीं और तो एक्टिवेट कर नहीं सकता, तो मुझे फिर से एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से प्रिपेयर करना पड़ेगा, या मैं कहीं पे फिर जेआरएफ लगूं या मैं बाहर करूं अप्लाई। मतलब इतना सिचुएशन वर्स्ट हो चुका था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब आप इंसान के पास, आज का टाइम ऐसा है ना, जब आपके पास पैसे नहीं है ना तो आपका दिमाग भी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहली प्रायोरिटी ये थी कि पैसे कहीं से आने शुरू, ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें मैसेज किया, और फिर मैं साइड और भी कुछ कुछ चीजें देख रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि उस टाइम तक मैं अपना यूट्यूब का चैनल शुरू कर चुका था, बट वहां से पैसे नहीं आ रहे थे। जैसे है ना, तुम्हें पता ही है कि यूट्यूब पे अच्छा खासा आपको सब्सक्राइबर चाहिए, बहुत मेहनत चाहिए, और 2 साल तक कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखो, तब जाके थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू होगा। तो उस टाइम पे वो कंडीशन भी नहीं थी, 5000 सब्सक्राइबर थे, तो बट पढ़ाना मेरे को बहुत पसंद था, ठीक है, और बहुत सारे लोग अप्रिशिएट भी कर चुके थे टीचिंग के लिए। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ऐसे एक दिन हम दोनों शाम को बैठे हुए थे, तो लाइक हमने ऐसी डिस्कशन शुरू किया कि भाई क्या करें, पढ़ा सकता हूँ या मैं कोचिंग सेंटर में देखता हूँ कहीं ट्राई करके कोई रख ले मुझे। तो फिर हमने जैसे हमने ज्ञान बिंदु से किया है, तो कोचिंग हमने ज्ञान बिंदु से साथ में किया, मैंने और अनोबा ने। तो पहले मैंने सोचा कि ज्ञान बिंदु में ट्राई करता हूँ, बट जहाँ से आप पढ़ के निकले हो ना, वहां पे जाके पढ़ाना, लाइक मेरे को वो मतलब थोड़ी हेजिटेशन हो रही थी, क्योंकि सेम टीचर्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया है, आप उनके साथ जाके कैसे खड़े होकर पढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैंने सोचा कि उसको बाद में रखते हैं, तो पहले कहीं और ट्राई करते हैं। तो फिर मैंने पाथफाइंडर में ऐसे ही कैजुअली ऐसे ही फोन लगा दिया, ठीक है। तो वहां से फोन रिसीव किया और उन्होंने मुझे
मैंने उनसे पूछा कि भाई कोई पोजीशन खाली है क्या, कोई सब्जेक्ट का टीचर आपको चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि क्या क्या पढ़ाते हो आप, क्या पढ़ा सकते हो। तो मैं इतना डेस्परेट था उस टाइम में पढ़ाने के लिए, मैंने कहा, कुछ भी बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो पढ़ा दूंगा। तो मैंने बोला सेल बायो, जेनेटिक्स, क्योंकि मोस्टली चीजें मैं अपने चैनल पे पढ़ा रहा था, तो मुझे सबका आइडिया था एटलीस्ट, ठीक है। तो मैंने बोला कुछ भी बोलो, जेनेटिक्स, सेल बायो, माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कुछ भी। और एक सब्जेक्ट जो मैं नहीं पढ़ाना चाहता था उन्होंने वही बोला, एंड दैट वाज टेक्निक्स। ठीक है, बट टेक्निक्स हम करते हैं तो मेरे को आइडिया था। तो उन्होंने बोला टेक्निक का टीचर नहीं है हमारे पास अभी, वो पढ़ा सकते हो क्या। तो मैंने बोल दिया हाँ ठीक है पढ़ा दूंगा। बस उस टाइम पे चाहिए था कुछ ऐसा, और मुझे इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर है कि लाइक जब मैं कुछ हाथ में काम लेता हूँ तो उसको कंप्लीट कर ही दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक, आपने पढ़ा है कभी पहले कभी। मैंने कहा मेरा चैनल है यूट्यूब का, और मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप सर को दिखा लो, अगर आपको ठीक लगेगा तो हम कंटिन्यू करेंगे। तो मैंने अपनी वीडियो लाइक 2-4 जो अच्छी वीडियोस थी लाइक तो मैंने उसमें से फॉरवर्ड कर दी, और उनको ठीक लगा, उन्होंने बुला लिया। फिर उन्होंने बोला कि 1-2 वीडियो रिकॉर्ड करके देखो, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन लेक्चर चल रहे थे कोविड में। तो मैंने फिर वहाँ पे पाथफाइंडर में 1 साल ऑनलाइन पढ़ाया, फिर 1 साल ऑफलाइन पढ़ाया। तो मैंने 3-4 बैचेस पढ़ाए वहाँ पे। फिर वहां से पैसा आना शुरू हो गया। उसके बाद वही मैं बोलता हूँ कि जब आप बस एक बार सोच लो कि आपको लाइफ में करना क्या है, रास्ते निकलेंगे ही निकलेंगे। चाहे उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आएगा कि रास्ता कहाँ से निकलेगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा को-गाइड पाथफाइंडर में कहीं मिलने वाला है। मैं तो वहाँ पढ़ाने गया था। फिर मैंने जो पाथफाइंडर के डायरेक्टर हैं मिस्टर प्रणव कुमार, एंड आई एक्नॉलेज हिम, उन्होंने बुरे वक्त में बहुत सपोर्ट किया है, ठीक है। तो मैंने उनको ये सब प्रॉब्लम्स बताई, तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारा एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का इंस्टीट्यूट भी है ग्रेटर नोएडा में। तो वहाँ ग्रेटर नोएडा में वो लोग बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी काम कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर विवेकधर द्विवेदी, तुम एक बार उनसे मिलो और उनसे बात करो कि क्या वो तुम्हारे को गाइड बन सकते हैं। अगर वो बन जाएंगे तो तुम अपने डिपार्टमेंट में किसी को गाइड बना लेना, स्विच कर लेना। तो मेरे को आइडिया बुरा नहीं लगा। मैंने कहा कि अब तो कंप्लीट तो करना ही है। तो मैंने फिर वहां पर जाके उनसे बात करी, और उनको मैं ठीक लगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर हमारे डिपार्टमेंट में मैंने फैकल्टीज को देखना शुरू किया कि भाई किस किस को ज्वाइन कर सकता हूँ, किससे पूछ सकता हूँ। तो इस बार मैं ये चाहता था कि जो भी काम मैं शुरू करूँ वो मैं अपने अकॉर्डिंग करूँ, उस पर मेरा लीड रहे, ठीक है, ज्यादा इंटरफेरेंस ना हो, ठीक है। क्योंकि जब और इसमें मतलब प्रॉब्लम नहीं है, जब फैकल्टी आपको करा रही तो फैकल्टी के अंडर में सब कुछ आता है। वो चाहती कि आप इतना टाइम दो और आप पूरे 5 साल में काम करो, 6 साल में काम करो। बट मेरे पास अब 5 साल वापस से नहीं थे, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 3 साल खत्म होने वाले थे। तो मैं चाहता था कि मैं जो भी काम करूँ वो 2 से 2.5 साल में कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए मैं पहले वेट लैब में था। मेरा पहले काम जो था पीएचडी का 2 साल, वो एंथ्रेक्स पे था। तो आप लोगों को पता नहीं होगा, एंथ्रेक्स एक एज ए बायो वेपन भी यूज होता है। तो यूएस में जो अटैक हुए थे, वो जो ट्विन टावर्स पे जो अटैक हुआ था, याद है। तो ट्विन टावर्स पे अटैक होने से जस्ट 10-15 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले, किसी ने क्या किया था कि ये एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया है वो एनवलप में डालकर यूएस के किसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंड कर दिया था बाय पोस्ट। और जैसे ही उन्होंने वो खोला एनवलप, वो स्प्रेड हो गया, उसके जो स्पोर्स है, बैक्टीरिया के स्पोर्स, और 4 से 5 लोगों की डेथ हो गई थी। और उस पर कुछ थ्रेटनिंग मैसेजेस भी लिखे होते हैं अंदर कि नाउ यू डाई, और वो टेररिस्ट अटैक था एक। हाँ, तो जो पहले वाले फैकल्टी थे वो वही एंथ्रेक्स पे काम करते थे। तो मैंने एंथ्रेक्स पे काम किया पहले, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी डेवलपमेंट पे, ठीक है। फिर 2 साल के बाद, क्योंकि मेरे पास अब वेट लैब करने का टाइम नहीं था, तो मैंने स्विच किया कंप्यूटेशनल में। क्योंकि कंप्यूटेशनल काम आप अगर अच्छे से करो तो 1-1.5 साल में हो जाता है। तो ये पूरी लाइक फिर सब कुछ सेट हो गया। फिर वहाँ पे सर मिल गए, डॉक्टर विवेकधर द्विवेदी। एसबीटी स्कूल ऑफ बायोटेक में मैंने प्रोफेसर एसएस मैत्रा को ज्वाइन कर लिया। ही वाज वेरी काइंड टू मी दैट टाइम। और उनको जैसे जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया उन्होंने वैसे वैसे बोला। मैंने कहा सर मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, मैं अपना प्रोजेक्ट लिख लूंगा। मैंने सारा प्रोजेक्ट अपना खुद लिखा, अपने को गाइड की हेल्प से खुद सारा एग्जीक्यूट किया। एंड बोथ ऑफ द गाइड वर वेरी सपोर्टिव। इस तरीके से फिर मैंने विद इन लाइक कहा, मेरी पीएचडी हार्ड पे थी और लाइक ड्रॉप आउट करने वाला था। पूरी पीएचडी मैंने 4 साल 10 महीने में कंप्लीट कर ली। बट जब स्विच किया तो फिर मतलब वो 1 से 1.5 साल का जो पीरियड था, मुझे उस टाइम कुछ दिखाई नहीं देता था। बस एक ही गोल था कि पीएचडी की डिग्री यहाँ से कंप्लीट करनी है, क्योंकि वही एक मेरा जरिया जो मैं पोस्टडॉक के लिए निकल सकता हूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट स्टेप पोस्टडॉक ही था। ठीक है, ये सिर्फ डिग्री मुझे चाहिए थी यहाँ से।
ठीक है, और थोड़ा बहुत काम कर लूँ, पेपर्स वगैरह आ जाए। तो मैं 17-17, 18-18 घंटे खूब काम किया मैंने पूरे 1 से 1.5 साल। तब भी जाके वो 1 से 1.5 साल में खत्म हो पाया है। मेरी वाइफ लाइक परेशान हो जाती थी कभी-कभी रात को कि मैं सोता नहीं हूँ। मैं रात को 2 बजे सोता था, सुबह 5-6 बजे फिर उठ जाता था और उठते ही कंप्यूटर बैठ जाता था। तो इस टाइप की जर्नी रही है लाइक, क्योंकि जब आप डिसीजन लेते हो कुछ, इस चीज़ से मैं इसको टॉपिक को एंड करूँगा कि जब आप लाइफ में कुछ एक डिसीजन लेते हो, तो वो डिसीजन गलत भी हो सकता है और वो डिसीजन सही भी हो सकता है, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपने डिसीजन लेने के बाद उस डिसीजन के साथ किया कैसे है, उसको क्या दिया है आपने। तो जब मैंने वो पीएचडी छोड़ रहा था ना, मैं उस लैब को छोड़ रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि इसके बस की नहीं है या इससे हो नहीं पाया होगा। तो मैंने किसी को कभी आंसर नहीं करा। मेरे को बस ये था कि मैंने जो डिसीजन लिया उसको प्रूफ करना है बस। तो डिसीजन ले लो और उसको सही प्रूफ कर दो। वो आपके ऊपर है कि आप गलत प्रूफ कर सकते हो या सही। तो लाइक दोस्त इतने सपोर्टिव है मेरे, आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे को इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। मेरी फैमिली इतनी सपोर्टिव है कि मेरे को पता ही नहीं चला कि मेरा बुरा वक्त कब निकल गया। तो ये थी पूरी एक लाइक मतलब दिस इज इंस्पिरेशनल आई मस्ट से, और दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। हम मतलब एक डिग्री जब मिल जाती है और किसी के आगे डॉक्टर होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, तो हम बहुत कहते हैं यार ये तो इतने सही है, ये इस मुकाम पर पहुंच गए हैं और इनके पास ये फैसिलिटीज हैं। बट हम कभी भी बात नहीं करते या हमें पता ही नहीं होता कि वो वहां तक पहुंचने में क्या क्या डिफिकल्टीज उन्होंने फेस की हैं। और आई थिंक इन पे बात करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज क्या होता है कि वही जो हम कह रहे थे कि बहुत लोग इतना नेगेटिव फील करते हैं और फिर वो फाइनली छोड़ देते हैं। और जैसे कि तुमने एक बार शेयर भी किया था, यू हैड वन सीनियर जो आपको शायद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में मिले थे, फिर उन्होंने कैसे आपको सपोर्ट किया। तो वो भी है, मतलब यहाँ पे बस एक ऐड करूंगा कि जब आपका बुरा वक्त चलता है ना, तो बुरा वक्त तब इतना बुरा नहीं होता जब वो चल रहा होता है, बट जब लोगों को पता चल जाता है ना कि आपका बुरा वक्त चल रहा है, तब एक्चुअल में बुरा होना शुरू होता है। तो जब भी आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा हो ना, तो आप थोड़े शांत हो जाओ, ठीक है? और घूम घूम के, गा गा के, रो रो के किसी को बताओ मत कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है। अगर तुम बताओगे तो क्या कर लेंगे लोग, खुद सोचो। क्योंकि एक्चुअल कंडीशन तुम्हें ही पता है, तो तुम ही उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है? तो मैंने कभी किसी को नहीं बताया, बल्कि जब मैं स्विच कर रहा था ना, जब तक स्विच हो नहीं गया, मेरे दोस्तों तक को नहीं पता था कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? मेरे घर पे भी नहीं पता था। ये सिर्फ मैंने और मेरी वाइफ ने अपने तक ही रखा, और हमारा यही था कि पहले पूरा सब कुछ चेंज कर लेना है, तब किसी को बताना है। फिर जब हमने चेंज कर लिया सब कुछ और दोस्तों को बताया, तो मेरे दोस्त शॉक में थे, ये हुआ क्या है? तो उस पूरे फेज में लाइक एक ऐसे इंसान जो लाइक, अगर वो नहीं होते मेरी लाइफ में, तो शायद मैं रिसर्च में मतलब होता रिसर्च में, बट इस जगह पर शायद लेट से पहुंचता या पहुंचता ही नहीं, फिर थोड़ा कहीं इधर उधर होता। तो वो है मेरे भैया हैं जो अभी लाइक पोस्ट डॉक कर रहे हैं यूएस में, एंड ही इज ए पोस्ट डॉक्टरल फेलो एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो भैया लाइक मेरे लिए बहुत ही एक इंस्पिरेशन रहे हैं, एक रोल मॉडल की तरह रहे हैं। जब भी एक वैसा सिचुएशन आया है कि डिप्रेशन वाला या डिमोटिंग वाला, तो उन्होंने वो फील ही नहीं होने दिया कि उन्होंने वो उस स्टेट को ऐसा बना देते ना कि ये तो कुछ है ही नहीं, इससे ज्यादा लोग परेशान होते हैं, ठीक है? और तुम्हें जब लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, तो फिर तुम इतने छोटे छोटे सी चीजों के बारे में सोचोगे तो बड़ा कैसे बनोगे? तो ये सब कुछ नहीं होगा, कहीं पे कुछ छोड़ना नहीं है। जब उन्होंने मुझे लाइन बोली थी कि छोड़ना नहीं है, तो अंदर बॉडी में कुछ तो हुआ था, वहीं पे डिसीजन लिया था कि छोड़ के नहीं जाना, यहीं से करना है, जेएनयू से ही करना है और डिग्री लेके ही यहाँ से निकलनी है। क्योंकि अगर छोड़ दिया होता तो आज 2 साल में तो कंप्लीट होती नहीं, फिर से 5 साल देने आपको, और क्या पता फिर से 3rd 4th ईयर में जाके वही प्रॉब्लम आ जाए आपके पास। तो छोड़ना इज नॉट द सॉल्यूशन। अगर आपने एक बार छोड़ दिया, आप दोबारा भी छोड़ोगे, तिबारा भी छोड़ोगे, फिर आपको आदत हो जाएगी। क्योंकि छोड़ना आसान है और पकड़ के रखना बहुत मुश्किल है, ठीक है? हवा में खड़े रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन हवा के साथ उड़ जाना आसान है, ठीक है? तो भैया इज वेरी सपोर्टिव, वो हमेशा से रहे। मतलब मेरा कोई बड़ा भाई रियल में नहीं है, बट उनके अंदर मुझे अपना बड़ा भाई दिखाई देता है, ऐसा। वो भी मुझे अपने छोटे भाई की तरह ही मानते हैं। एंड इज डॉक्टर कृष्णा सिंह, इज एट जॉन हॉपकिंस। यही कुछ लोग हैं जो शायद हमें मतलब एक डार्क टाइम में एक लाइट की तरह हमेशा रहते हैं हमारे साथ, एंड आई थिंक वी शुड एक्नॉलेज देम ऑल्सो, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि क्या रोल वो प्ले करते हैं एंड हाउ इम्पोर्टेंट दे आर।
इसी के साथ एक मैं ये पूछना चाहूंगी कि पीएचडी में जैसे एक जो तुमने बताया कि कुछ तुम्हारे साथ भी नेगेटिव सिचुएशंस आए, तो जो एक सिनेरियो है, कोई कहता है कि मतलब गाइड जो है वो बहुत परेशान करते हैं, गाइड का सही मिलना बहुत जरूरी है साइंटिस्ट का, बट मतलब व्हाट इज द रियलिटी? रियलिटी ये है कि अच्छा गाइड मिलना मुश्किल तो है, ठीक है। अच्छे गाइड की पहले डेफिनेशन क्या है वो पहले हमें समझनी होगी ना, कि दो चीज़ें देखो आप गाइड में। एक तो उसकी साइंस ठीक ठाक हो, ठीक है, एवरेज भी हो तो चलेगी, बट उस गाइड का नेचर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आप जो टाइम स्पेंड करने जा रहे हो अपने गाइड के साथ, वो कोई ऐसा नहीं कि 6-7 महीने का है, 5 साल का भी नहीं है। आप मतलब बहुत सारे लोग गलतफहमी ये होती है कि भाई 5 साल की तो पीएचडी होती है, 5 साल के लिए गाइड के साथ रहना है, बट नहीं। वो जो आप रिलेशन स्टैब्लिश करते हो अपने गाइड के साथ, वो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा, क्योंकि आप जिस फील्ड में हो ना, आप अलग हो ही नहीं सकते अपने गाइड से, क्योंकि वो आपके मेंटोर की तरह है। यहाँ से जाने के बाद भी वो आपकी हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो वो आपका लाइफ लॉन्ग रिलेशन बनने वाला है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो भी आप गाइड को चूज कर रहे हो, बहुत ही सोच समझ के अच्छे से पता करके, ठीक है, लोगों से बात करो कि भाई मैं इनके इनके बारे में सोच रहा हूँ, कैसा काम करते हैं, ये कैसे हैं। रिसर्च थोड़ा बहुत भी करोगे तो कर लोगे ना, लेकिन इंसान अगर बुरे हो तो आप रिसर्च भी अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी टीम नहीं बन पाएगी अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो। आपके स्टूडेंट आपको हेट करेंगे, या अगर आपके स्टूडेंट परेशान है, ठीक है, आपके बिहेवियर की वजह से, आपके नेचर की वजह से, तो वो ये चाहेंगे कि यार जल्दी से खत्म हो बस, ठीक है, या ये लैब में क्यों आ गए, अच्छा खासा मैं काम कर रहा था। तो इसीलिए आपका इंसान अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आप एक पीआई को सेलेक्ट करने जा रहे हो, एडमिशन वगैरह लेने से पहले ये सब चीज़ें ध्यान रखो कि लोगों से पूछो कि भाई इनके बारे में सोच रहा हूँ, इनके बारे में सोच रहा हूँ, तो उनके बारे में पता करो कि भाई कैसा काम करते हैं, उनका नेचर कैसा है, अपने बच्चों के साथ कैसे हैं, दूसरों के बच्चों के साथ कैसे हैं, ठीक है, अच्छे से बात करते हैं कि नहीं, हमको सुनते हैं कि नहीं, बच्चों को सुनेंगे कि नहीं। तो ये सब चीज़ें पता करके जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई एम वेरी 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 फॉर्चुनेट कि जब मैंने स्विच किया, उसके बाद मुझे जितने भी मेंटोर मिले हैं, सच में टच वुड, इतने अच्छे मिले हैं, इतने ज़्यादा अच्छे मिले हैं कि मैं बता नहीं सकता। अभी जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, प्रोफेसर रुपेश चतुर्वेदी, एक मुझे लगता है कि उनके जैसा बनना चाहिए एक रिसर्चर को। वो सेम टाइम पे इतने एक्टिव हैं कि, और सेम टाइम पे इतने कूल और काम है, ठीक है। मतलब उनको हर एक चीज पता है कि आप क्या कर रहे हो लैब में, कितना केमिकल डाल रहे हो, कितना आप सेल्स ले रहे हो, कितना सेल्स काउंट कर रहे हो, उनको ये तक पता रहता है, क्योंकि वो उनका डिस्कशन तुम्हारे साथ रोज होता है। लेकिन वो जो रोज का डिस्कशन है ना, वो तुम्हें हैवी नहीं लगेगा। वो इतना, क्योंकि वो इतना लाइट बना देते हैं डिस्कशन को, ठीक है। वो नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं। आपको अगर बीमार है तो वो बोलेंगे कि भाई तुम एक हफ्ता ले लो छुट्टी, पहले हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मत आओ, काम तो हो जाएगा। तो उनका ये अप्रोच रहता है। तो मुझे लगता है कि एक फैकल्टी को, जो जो मेरे जैसे मेरे गाइड है, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और वो काम, जब उनसे तुम साइंस का डिस्कशन करो, तुमको मजा आ जाएगा उनसे साइंस का डिस्कशन करके। ही इज टू गुड इन साइंस, ठीक है। तुम एक चीज उनको बोलो, वो 10 आइडियाज देंगे उनके ऊपर तुम्हें, ठीक है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, तुम बायोटेक डिपार्टमेंट में जाओ, किसी से भी सर का नाम बोलो, और अपने आप तुम्हें पता चल जाएगी कैसे है। तो मुझे लगता है वी आर थैंकफुल फॉर दिस सेटअप आल्सो, बिकॉज सर से हमने परमिशन ली एंड प्रोफेसर चतुर्वेदी वाज वेरी कूल. आई मेल्ड हिम एंड ही लाइक in an hour or in within minutes he replied back to me like, sure, you go ahead for this. Yeah, so he's very active on like active with students also, and he's very collaborative. And he's like, he always look for good opportunity, चाहे वो उनके स्टूडेंट्स के फेवर में हो, चाहे वो साइंस के फेवर में हो। तो वो हमेशा उनका यही कोशिश रहता है कि साइंस को कैसा बेटर से बेटर से बेटर कर सकते हैं हम। उनका ये अप्रोच है। तो मुझे लगता है कि एक पीआई को ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ जो जो जिनके अंडर मेरी पीएचडी है, प्रोफेसर एस एस मेहता, ही इज ऑल्सो वेरी कूल। उन्होंने कभी नहीं पूछा हो, बोला हो मुझे तुमने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया, मतलब उन्होंने कभी मेरे को, उनको पता था कि मैं कर लूंगा, ठीक है। उनकी तरफ से कभी कोई इंटरफेरेंस नहीं हुआ। फिर मेरे जो को गाइड है डॉक्टर विवेक धरदेरी, ही वाज आल्सो वेरी गुड। तो मतलब उसके बाद वही, जब आप एक ऐसी सिचुएशन को जीत के बाहर निकलते हो ना, और अगर आप अच्छे हो, इसलिए बोलता हूँ अगर आपका अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि गुड अट्रैक्ट्स गुड।
आप अच्छे हो तो आपको अल्टीमेटली अच्छे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, और अगर आप बुरे हो तो आपको बुरे लोग ही मिलेंगे। इसलिए अच्छे इंसान बनो, अच्छा आपको मिलेगा ही मिलेगा, बस ये है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पीएचडी के बारे में काफी बातें हमने की और तुम्हारे रिसर्च के बारे में। What is your main motivation behind research? Like, what you really want to do for the humankind, or is it just for the sake of doctorate, or is it just for the sake of earning something or doing something, or is there something else? एक्चुअली पीएचडी इज, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे साइंस समझने में या समझाने में या करने में बहुत मज़ा आता है, तो आई एंजॉय साइंस। मोटिवेशन ये है रिसर्च का कि लाइक पैसा तो ज़रूरी है ही, ठीक है, पैसा तो बहुत ज़रूरी है, बट साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे आप किसी भी करियर में हो, क्या वो थोड़ा सा भी सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहा है क्या। अगर आपका करियर, आपका प्रोफेशन थोड़ा बहुत निकलता है तो खुद से आप ऐसा कुछ काम करो जो सोसाइटी के लिए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके करियर में और आपकी लाइफ में भी आपकी सोसाइटी का एक रोल प्ले होता ही है, चाहे आपको पता ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो पीएचडी कर रहे हैं, हमारी जो फेलोशिप आ रही है वो आप लोगों के पैसे से आ रही है, टैक्स पेयर्स के पैसों से आ रही है, तो कम से कम अगर आपके लाइफ में कोई मोटिवेशन नहीं है रिसर्च का, तो आप इतना ही सोच लो कि यार जो लोग अपने इनकम से टैक्स पे कर रहे हैं, आपको वो टैक्स, उनके पैसों से आप पीएचडी कर रहे हो, वो आपको हर महीने फेलोशिप मिलती है। तो ये सब चीजें मैं सोचता हूँ, और ये सब भी वन ऑफ द मोटिवेशन है मेरे लिए कि मैं हमेशा एक एक्टिव रहना चाहता हूँ रिसर्च में। अल्टीमेट गोल क्या है रिसर्च में कि सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। जैसे मेरा जो मतलब मेन गोल ये है कि अब कैंसर की फील्ड में जाना है, मेनली ड्रग डेवलपमेंट में जाना है मुझे, ठीक है। अपनी लैब स्टैब्लिश करनी है और कुछ ऐसा रिसर्च करना है कि अगर 1% भी मैं कुछ ऐसी चीज़ बना दूं जो ह्यूमन हेल्थ को या ह्यूमन लाइफ को इम्प्रूव कर पाए या सपोर्ट कर पाए, ठीक है। तो ये अल्टीमेट गोल है, और थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए तो अच्छी बात है। पैसा इज द अल्टीमेट गोल, और वो होना भी चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास सर्वाइवल ही नहीं होगा और आप फिर आप वर्क में भी वो अपना इनपुट नहीं दे पाओगे। एंड दैट्स आल्सो वंडरफुल टू नो कि तुम्हारे अल्टीमेट गोल्स क्या हैं। कहते हैं इंडिया वर्सेस आउटसाइड इंडिया रिसर्च। जैसे अभी आप अपने पोस्ट डॉक के लिए भी आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, तो इंडिया में, भारत में कुछ और भी चीज़ों पे काम करना है जो हमारे रिसर्चर्स को सपोर्ट करें। एक नैरेटिव भी है यहाँ पर कि रिसर्चर है, लोग ना ये नहीं सोचते कि अगर बंदा कुछ भी कर रहा है, पीएचडी कर रहा है वो, और साइंटिस्ट है, तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि यार ये तो मतलब साइंटिस्ट हैं तो इन्हें तो डेडिकेट रहना चाहिए, इन्हें तो सेक्रीफाइस कर देनी चाहिए सारी चीज़ें। वाई? मतलब दे आर ऑल्सो ह्यूमन, उनकी भी कुछ सोशल एस्पिरेशंस होंगे। तो उसको आई थिंक काफ़ी कुछ नैरेटिव ऐसे सेट किया जाता है कि नहीं यार, इनके लिए ये नहीं है, ये ऐसे ही चलते रहे। जैसे कि हमने रॉकेटरी मूवी आई थी, हमने उसमें भी चैलेंजेस ही वाले देखे थे। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे कि हमें इंडिया में और क्या क्या चीज़ों पे काम करना चाहिए? हम मतलब इसके थ्रू हम क्या मैसेज दे सकते हैं टूवर्ड्स गवर्नमेंट, टूवर्ड्स द एजेंसीज कि आप ये छोटे छोटे से चेंजेस करो, कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? तो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, और उस पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहला तो रिकॉग्निशन। हमारे यहाँ पे रिसर्चर्स को बहुत ही अंडररेटेड माना जाता है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं डॉक्टर हूँ, ठीक है, तो लोग कहेंगे यार ये डॉक्टर है, वाह, है ना, इंजीनियर है, आर्किटेक्चर है, ये सब जानते हैं, ठीक है। पायलट है, पायलट बोलते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। बट जब आप बोलते हो कि मैं रिसर्चर हूँ, लोगों को समझ में नहीं आता, क्योंकि आपने उस हिसाब से अपने देश में रिसर्चर को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया, ठीक है। आप कभी रिसर्चर को टेलीविजन पे दिखाते ही नहीं हो, मूवीज में दिखाते ही नहीं हो, कि जो आप लोगों को दिखा रहे हो उसी टाइप का माइंडसेट आपकी कंट्री के लोगों का कंट्रीमैन का बनेगा, राइट। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है रिकॉग्निशन, ठीक है। रिकॉग्निशन मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे अब तो लोग फिर भी जानने लगे जब से कोविड आया है। कोविड जब से आया तब से लोगों को पता चला एक्चुअल में कि रिसर्चर्स भी कुछ एग्जिस्ट करते हैं हमारे देश में। वैक्सीन बनाई उन्होंने,
ठीक है, फिर भूल गए वापस से। तो ऐसा नहीं है ना कि हम सिर्फ लाइक जब कुछ ऐसी बीमारी आ रही है तभी हम लाइमलाइट में आएंगे, ऐसा नहीं। और भी बहुत सारे काम ऐसे कंटिन्यूस कर रहे हैं हम लोग कि न्यूज पे दिखाओ उसको। जैसे अगर कुछ आपने कहीं पर अगर कोई नई रोड बनी है, नई ब्रिज बनी है, तो तुम उसका पूरा पूरा दिन चलाते हो। हम ये नहीं बोलते कि यार तुम पूरा दिन चलाओ रिसर्च कर, 5 मिनट की क्लिप दिखा दो, ताकि जो बच्चा बैठ के टीवी देख रहा है उसको तो पता चले ना कि मैं सिर्फ ये अपॉर्चुनिटी है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कभी तुम बच्चों से पूछो कि बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, वो 3-4 कैटेगरीज उनको जो बचपन से उन्होंने सुनी है ना। तो एक ये कैटेगरी भी फिट करो ना सोसाइटी में कि आपको साइंटिस्ट बनना है, रिसर्चर बनना है। तो पहली चीज तो रिकॉग्निशन है, ठीक है। दूसरी चीज पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा फेलोशिप या अच्छा स्टाइपेंड या अच्छी सैलरी मिले इस देश में रिसर्चर को, ठीक है। क्योंकि अच्छी फेलोशिप, अच्छा स्टाइपेंड या अच्छी सैलरी नहीं मिलती यहाँ पर। और ये सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ से मोस्टली लोग पीएचडी के बाद या एमएससी के बाद बाहर चले जाते हैं, क्योंकि जितना काम आप कर रहे हो, ठीक है। और मैं मतलब ये भी बताना चाहूँगा कि मोस्टली जो प्रोफेशन होता है उसमें 9 to 5 की जॉब होती है। हम लोगों की जो जॉब होती है उसका कोई टाइम नहीं है, ठीक है। आपको रात के 2 भी बज रहे हैं, 3 भी बज रहे हैं, आपका रात का भी शिफ्ट हो सकता है और फिर पूरे दिन भी काम हो सकता है। तो लाइक अंडररेटेड इसलिए बोला था मैंने इसको कि अंडररेटेड जॉब है। उस हिसाब से आपकी स्टाइपेंड नहीं है। आप अगर पीएचडी बाहर से करते हो तो आपको आराम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए स्टाइपेंड फेलोशिप मिलती है, ठीक है। अगर आप पोस्ट डॉक करने जा रहे हो तो आपको आराम से इंडियन के रुपीज के हिसाब से मैं बताता हूँ कि 3.5-4 लाख रुपए मिलेंगे पर मंथ। बट आप यहाँ पे पोस्ट डॉक करो, आपको मैक्सिमम जो अच्छे से अच्छे फेलोशिप होगा वो 80,000, 90,000, 1 लाख होगा, ठीक है। तो दूसरी चीज पैसा हो गई, रिकॉग्निशन हो गई। तीसरी चीज जो है रिसोर्सेस। आप लैब, आपके आइडियाज कितने भी अच्छे हो जाए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जब आपके पास लैब में रिसर्च ही नहीं, मतलब रिसोर्सेस ही नहीं है, तो आप कितना भी कुछ सोच लो, दिमाग में तो आप वैक्सीन ही बना सकते ना। वैक्सीन सोच सकते हो, बना नहीं सकते, राइट। ड्रग्स सोच सकते हो, बना नहीं सकते। उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, केमिकल्स चाहिए, मैन पावर चाहिए, ठीक है, फंड्स चाहिए। तो ये 2-3 चीजें हैं जो गवर्नमेंट को लाइक जल्दी से जल्दी इंप्रूव करनी पड़ेगी, वरना ऐसे ही लोग बाहर जाते रहेंगे। और मेरा ऐसा नहीं है कि लाइक मैं जाके बाहर बसना चाहता हूँ, मैं जाके चीजों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। क्योंकि इन कमियों की वजह से ना पीएचडी के बाद वो चीजें आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते इंडिया में, ठीक है। क्योंकि जो लोग पोस्ट डॉक कर रहे हैं और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं वो मेरे बात से अग्री करेंगे कि जो काम वो पीएचडी में करते हैं ना, ऑलमोस्ट वैसा ही या उससे भी बेकार काम पोस्ट डॉक में करते हैं। मोस्टली का यही हाल है, ठीक है। क्योंकि पैसा ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है यहाँ पर मोस्टली लैब्स में, ठीक है। तो जैसे अभी न्यूज में इतना आता है कि गवर्नमेंट ये फंड्स दे रही है, रिसर्च को इतना प्रमोट कर रही है, तो क्या ग्राउंड रियलिटी बहुत डिफरेंट है उससे? बहुत डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट है, ठीक है। सबसे सिंपल चीज देख लो, आपकी कोई भी आप जाओगे किसी भी लाइक आपकी सैलरी जो मंथली मिलती है, हर 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है। यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट को 3-4 महीने वेट करना पड़ता है अपनी 3-4 महीने की सैलरी मिलने के लिए। उन 3-4 महीनों में वो क्या करेगा, इससे उधार लेगा, उससे उधार लेगा, इससे उधार लेगा। तो जब उसका दिमाग अपने स्टाइपेंड के पीछे ही लगा रहेगा कि यार इससे पैसे लेने हैं, इसको वापस करने, इससे पैसे लेने, इसको वापस करने, तो वो रिसर्च में क्या दिमाग लगाएगा। पहले छोटे सी चीजों से शुरुआत कर लो आप सुधारने की, है ना। फंड्स, आप ये सब लैगिंग क्यों हो रही है, क्योंकि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा हो, लेकिन उस पैसे को आप सही से दे नहीं पा रहे ना, डिस्ट्रीब्यूट, आप टाइमली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप जब प्यासे हो और जब आपको पानी नहीं मिल रहा और बाद में आपको 1 बाल्टी पानी लाके दे दे, तो क्या करोगे उसका, है ना। तो ये चीजें बोलने में, सुनने में बहुत अच्छी लगती है। बहुत लोग ये बोलते हैं कि यहाँ पे इतना पढ़ लिए और फिर चले जा रहे हो यहाँ से पढ़ के, यूज करके। तो मैंने कहा कोई नहीं जाना चाहता ना अपने देश से बाहर, ठीक है। किसी को शौक नहीं है अपने मम्मी पापा को पीछे छोड़ के और 3-4 सालों के लिए बाहर जाने का। बट एक एक्सपेक्टेशन जो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, उसको फुलफिल करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, ताकि जब मैं बाहर से कुछ सीख के आऊँ तो उसकी वैल्यू यहाँ पे हो, ठीक है। और फिर आप बोलो कि आप मेरे को जॉब दो कि नहीं, ये इसको ये आती है, चीजें आती है जो मैं यहाँ पे नहीं सिखा पाया। तो इसलिए इंसान बाहर निकल जाता है। कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं तो फिर उनको बाहर ज्यादा अच्छा लगता है, वो सेटल हो जाते हैं, वो वापस। कुछ लोग मैंने देखा है, मैंने पिछले 5 सालों में 2-3 लोगों को इंडिया वापस आते, और मैं ये जो शेयर कर रहा हूँ ना, इस एग्जाम्पल से ये आपको बिल्कुल
मतलब समझ में आएगा। 10 साल 15 साल पोस्ट डॉक करने के बाद 2 लोगों को मैंने देखा इंडिया आते हुए, इस चाह में कि हम जब इंडिया वापस जाएंगे इतना एक्सपीरियंस लेके तो हमको एक कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, 2 लोग आए और दोनों वापस मायूस होकर वापस चले गए, वापस यूएस, Oh my बैक टू God. यूएस, क्योंकि वो वहां पर इतना स्मूथ काम करके आए हैं, टाइम पे पैसा, रिस्पेक्ट, यहाँ रिस्पेक्ट भी नहीं रिसर्चर की, ठीक है, पर टाइम पे पैसा, रिस्पेक्ट मिलती है, रिकॉग्निशन मिलती है, और जितना काम करोगे उतना अप्रिशिएशन मिलेगा। यहाँ पे आए ना टाइम पे पैसा मिल रहा है। वो जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो आए, उनको 1 साल के बाद पहली फेलोशिप मिली। तो 15 साल के बाद आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं 10 साल के, 12 साल और के। अगर मतलब किसी के पास बैकअप ना हो, बिकॉज जनरली जब पहले से ही इतना क्रंच हो रहा है तो बैकअप तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है, तो उसमें आप 1 साल नहीं निकाल सकते, बहुत हाँ, क्रंच में निकालना बहुत पड़ेगा। क्रंच में। तो मैंने लोगों को ऐसा नहीं कि लोग आते हैं, मैं तो आऊंगा ही, मेरा भी यही है। देखो बहुत ज्यादा आगे का मुझे नहीं पता, हो सकता है क्या कि अगर होगा? मैं अपनी यहाँ आकर अपनी फैमिली को सर्वाइव नहीं करवा पा रहा, हो सकता है फिर मैं ना आऊं, बट अल्टीमेट गोल ये है कि वापस आके कुछ ना कुछ अच्छा करना है। ये एक रियल स्टोरी है जो थोड़ी और क्या कड़वी है। पता नेक्स्ट 10 इयर्स बाद तुम ही मिनिस्ट्री में बैठे हो, फंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो मतलब मैं चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है ना कि एक जो ऊपर जो बैठे हैं लोग और जो हम लोग हैं, इनके बीच में इतना गैप है ना कि ना हमारी बात वहां तक पहुंचती है ना उनकी बात हम तक यहाँ तक पहुंचती है। क्या पता उनको पता ही ना हो कि बच्चों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक नहीं है ना। ठीक है, उस लिंक को भी स्टैब्लिश करना गवर्नमेंट का ही काम है कि आप बीच में से फिल्टर्स हटा दो यार। ठीक है, जब आपको फेलोशिप देना ही है, तो जैसे मेरे सर हैं, उन्होंने उनका एक बहुत अच्छा आइडिया था, प्रोफेसर रुपेश जो है, उनका ये आइडिया था कि बच्चों को क्रेडिट कार्ड दे दो आप, और मंथली उनको लिमिट सेट कर दो। हाँ लिमिट सेट कर दो। उन्होंने बहुत कोशिश की, बता रहे थे मेरे को एक बार, बट वहाँ एग्जीक्यूट नहीं हो पाया यहाँ पे। तो लोग, ऐसा नहीं है, लोगों के पास आइडियाज है यहाँ पे, बट उसको डिलीवर करना तो गवर्नमेंट का ही काम है ना। समझ रही हो? तो इस तरीके की प्रॉब्लम से थोड़ी कड़वी लगती है सुनने में, बट जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे प्रॉब्लम्स को तब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। एक और आई थिंक बस हम इसको रैप अप ही करने वाले हैं सेशन को, और मुझे वैसे मन नहीं कर रहा है, बहुत सारी पता नहीं कितनी चीजें दिमाग में चल रही हैं, बट एक आई थिंक मच नीडेड क्वेश्चन। इन पास्ट फ्यू इयर्स हमने ये बहुत ज्यादा नोटिस किया, और आई गेस आपने भी नोटिस किया होगा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU उसको पोर्ट्रे किया गया, और या फिर बहुत ज्यादा लाइमलाइट में लाया गया, नॉट एज अ टॉप नॉच यूनिवर्सिटी दैट टॉप नॉच यूनिवर्सिटी इट इज, बट उसको पोर्ट्रे किया गया और लाया गया एज अ पॉलिटिकल एजेंडा, एज कंट्रोवर्शियल पार्ट। तो उस पे आप कुछ कहना चाहोगे? मतलब क्या, बिकॉज यू हैव बीन हेयर सिंस 5 years, तो क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या आपने देखा कि यार ग्राउंड में क्या है? क्योंकि कोई JNU का नाम सुनता है वो सीधे ये कहता है कि वहां तो अरे कोई ना कोई नया आंदोलन छिड़ा होगा, कोई वो नारे लगा रहा होगा इनकलाब और ये सब के। और जैसे कि आज मैं भी एंटर की, इट वाज क्वाइट नॉर्मल और क्वाइट ग्रीनरी। मतलब अगर आप दिल्ली में हो या यू आर विजिटिंग दिल्ली, यू शुड विजिट द कैंपस, इट्स सो ग्रीन और इतना रिफ्रेशिंग है। स्टूडेंट्स मिलेंगे जगह जगह बैठे हुए, एंड एवरीबडी इज चिलिंग, बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, हैपनिंग है। तो ये वाला जो फेज है, आप थोड़ा सा इसको बताओ कि क्या एग्जैक्टली चीजें हैं। जो सिचुएशन यहाँ पे है ना, वो जो न्यूज चैनल्स पे दिखाया जाता है, लाइक उसमें 90% झूठ दिखाया जाता है। सबसे पहले तो मैं यही से शुरू करूंगा। होता क्या है ना कि सिर्फ JNU की बात आप मत करो, आप अगर अपने घर के आसपास भी देखो, अपने लोकेलिटी में देखो, सब लोग अच्छे नहीं है। कुछ बुरे और शरारती तत्व वहां पर भी मिल जाएंगे, लड़ाई करने वाले, लाइक झगड़ा करने वाले, परेशान करने वाले। ठीक है, कहीं भी चले जाओ आप, किसी भी लाइक कंपनी में चले जाओ, किसी कॉलेज में चले जाओ, आप JNU को छोड़ो, यूनिवर्सिटी चले जाओ, वहां पे क्या ऐसे स्टूडेंट नहीं जो मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं? नहीं है। क्यों चले जाओ, वहां पे नहीं है। या दूसरी किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां पर भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन JNU ही क्यों हाईलाइट होता है? ठीक है, इसके कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि इसकी जो लोकेशन है, इसकी लोकेशन क्या है? दिल्ली, जो कि सेंट्रल में है, और सेंट्रल पे सबकी नजर रहती है कि इसके ऊपर कैसे डोमिनेट किया जाए। ठीक है, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि लाइक
दिल्ली को और दिल्ली की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लोग कंट्रोल में रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। दूसरी चीज ये होती है कि जो जेएनयू की सबसे ज्यादा जो खासियत है ना, वो ये कि वो अपने बच्चों को बोलना सिखाती है, बात करना सिखाती है, ठीक है, और सच बोलना सिखाती है, और क्वेश्चन करना सिखाती है, और चुप रहना नहीं सिखाती, ठीक है। तो जब यहाँ के बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो वो चुपता है, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा कड़वे ही होते हैं, ठीक है। मीठी तो तारीफ होती है ना, तो तारीफ भी करते हैं, ऐसा नहीं। जब आप अच्छा काम करोगे तो तारीफ भी सुनोगे, बट जब आप अच्छा काम नहीं करोगे तो क्वेश्चन ही सुनोगे ना कि आपने ये क्यों किया, आपने ये क्यों किया। और जब आप गलत करोगे तो उसके आगे आवाजें भी उठेंगी। तो जेएनयू के कल्चर में यही है कि अगर चीजें अच्छी नहीं जा रही तो उसका अपोज करना ही है, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। क्योंकि आप सिर्फ किताबों में पढ़ाओगे क्या ईमानदारी, सच्चाई, नैतिकता, ये सब किताबें में सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब स्टूडेंट उसको अप्लाई करेगा तब आपको बुरा लग रहा है। फिर आप बोलोगे नहीं स्टूडेंट आतंकवादी है, ये बोल कैसा सकता है जिंदाबाद। इन सब चीजों को अब ये सब चीजें ना चुभने लगती है लोगों को, जब किताब की बातें जब हम अप्लाई करना शुरू करते हैं। तो ये भी फैक्टर है। यहाँ के बच्चे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है, उसके बाद आवाज उठाते हैं, नारे लगाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का। हमें आजादी कैसे मिली है, चुप रह के तो नहीं मिली है, नारे लगाकर ही मिली है, जिंदाबाद कर ही मिली है, ठीक है। तो अब वहीं से सीख लो। तो हमारे कल्चर में वो आज भी जिंदा है, ठीक है। तो जो डोमिनेटिंग पावर्स हैं, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी पावर में आती है सब डोमिनेट करना चाहते हैं। कोई एक पार्टी, कोई एक लाइक पर्सन नहीं है, सब चाहते हैं कि लाइक ह्यूमन नेचर ही वो है कि ह्यूमन डोमिनेट करना चाहता है एक दूसरे के ऊपर, हस्बैंड वाइफ के ऊपर, वाइफ हस्बैंड के ऊपर, मम्मी लाइक पापा बच्चे के ऊपर, सब वो ह्यूमन नेचर है। बट आप उसके चक्कर में आप उस सोसाइटी को डिग्रेड मत करो ना, आप उसको गलत पोर्ट्रे मत करो, ठीक है। जब आप अंदर एंटर करोगे ना जेएनयू के, आपको इससे अच्छी जगह दिल्ली में कहीं मिल जाए तो बता देना, ठीक है। इतना शांत, ठीक है। आप निकल जाओ, अभी बीच में बहुत ऐसा पेड़ वाला जंगल वाला एरिया है। जितने ब्लाइंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं जेएनयू में, मोस्टली कल्चर नहीं है कहीं पर, मैंने देखा है, मैंने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज गया हूँ, सबसे ज्यादा मुझे ब्लाइंड स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलते हैं। ये कल्चर है जेएनयू का, ठीक है। दूसरी चीज, जितने सस्ते में यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तुम दिखा दो कहीं पर पढ़ा के, हॉस्टल का फीस कितना है, 3 मैक्सिमम। व्हाट? तो आप सिर्फ किताबों में और नारों में बोलोगे कि एजुकेशन इज फ्री, है ना, बट जब एक्चुअल में कोई एजुकेशन फ्री दे रहा है तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो जब ये सारी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही तो फिर गलत तरीके से पोर्ट्रे करना शुरू करते हैं लोग कि जेएनयू ये है, यहाँ पे आतंकवादी रहते हैं, यहाँ पे नारे लगते हैं। नो डाउट कि कुछ लोग हैं जो बदनाम करना चाहते हैं, या वो कर भी रहे हैं, वो सक्सेसफुल भी हो गए, बट ऐसा नहीं है ना कि यहाँ पे जितने बच्चे पढ़ते हैं वो सब आतंकवादी हैं। मैं कहीं से आपको आतंकवादी लगता हूँ शक्ल से? ठीक है। तो कुछ बुरे लोग और कुछ अच्छे लोग सब जगह होते हैं। ये आपकी थिंकिंग है कि आप क्या देख रहे हो वहां पर, ठीक है। आप यहाँ पर उन बच्चों को देख रहे हो जो कि एक ब्लाइंड स्टूडेंट का हाथ पकड़ के सड़क क्रॉस करवा रहा है, या आप उन बच्चों को देख रहे हो जो शांत बैठे हुए आंदोलन में घुस के उल्टे सीधे नारे लगा रहा है। तो ये आपकी सोच है, हमारी नहीं। तो इस वजह से क्या हुआ कि न्यूज चैनल्स किस तरीके से अपना दिखाता है वो सबको पता है, गलत पोर्ट्रे करना शुरू किया। कुछ और चीजें हैं, कुछ और। कई बार ऐसा हुआ है कि मम्मी का फोन आया है रात को कि भाई जेएनयू में क्या हो रहा है, तो मैंने बोला क्या हो रहा है जेएनयू में, मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। तो वो बोल रही है वहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेन गेट पे भीड़ लगी है। मैं मेन गेट पे गया, मेन गेट पे कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें भी होती है, और नो डाउट न्यूज चैनल्स पे तो सबका भरोसा उठ चुका है, ठीक है। तो अब ये क्या है ना कि रैपअप में करूँ एक छोटी सी चीज से कि जैसे तुम जॉब कर रही हो 9 to 5, 9 to, कुछ लोग 9 to 9 करते हैं, कुछ लोग 9 to 8 करते हैं। तो एक नॉर्मल कॉमन मैन जो है इस देश का, जब वो जॉब करके आता है घर, इतना थका हुआ होता है ना भाई, उसके पास टाइम नहीं है कि वो अब ये पड़ताल करे कि जो न्यूज में बोल रहा है वो सच है कि झूठ है, ठीक है। और जब रोज रात को 8 बजे प्राइम टाइम पे आपको रोज आपकी थाली में खाने के साथ झूठ परोसा जाएगा ना, तो जब एक टाइम के बाद वो झूठ भी सच लगने लगेगा, क्योंकि उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है, वो बता रहा है बस आज का दिन भर का हालचाल, उसके लिए वही इंपॉर्टेंट है। फिर वो ऑफिस में जाएगा, जो उसने सुना है वही दूसरे को बताएगा, वो दूसरे को बताएगा। तो इस तरीके से जो हमारे देश में जो ब्रेन वॉशिंग चल रही है न्यूज चैनल्स के थ्रू,
वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो इस तरीके से जेएनयू को लाइक डिग्रेड किया जा रहा डिग्रेड है किया जा रहा है, और लाइक वो बहुत ही बुरा है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, आप सबके लिए कंट्री बुरा के है, लिए। कंट्री के लिए बुरा है। बिकॉज जो लोग बोलते हैं ना कि जेएनयू ये है वो है, आप किसी भी बड़े पोस्ट पर उठा के देख लो, जेएनयू से निकले हुए प्रोडक्ट मिल अपने जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, जयशंकर, जयशंकर, ठीक है। उसके बाद अभी बहुत फेमस हुए हैं वो लल्लन टॉप के जो द्विवेदी हैं, सौरभ द्विवेदी, ही इज आल्सो फ्रॉम जेएनयू, ठीक है। तो इतने ज्यादा लोग जेएनयू से निकले हुए हैं ना। मैंने वही बोला ना कि आपको क्या दिख रहा है जेएनयू में, वो आपकी नजरों में है और आपकी सोच में है। आपको अच्छा देखना है आप अच्छा देखो, आपको बुरा देखना है वो बुरा देखो। डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हो, कि आपकी सोच अभी आपके कंट्रोल में ही है या कोई और ऊपर से कंट्रोल कर रहा है, वो आपको दिखाना चाह रहा है। तो ये सब चीजें हैं। एंड आई थिंक इट्स बीन अ वंडरफुल सेशन। बहुत मजा आया बात करके, दैट आई वाज श्योर ऑफ, बिकॉज यू आर अमेजिंग एज ऑलवेज, and we are looking forward for more conversations. Yeah, sure. And yeah, and also before like closing it, I am also very thankful for towards Professor Rupesh Chaturvedi. Thank you so much, sir, for granting us permission to use the lab and to record the session. You are, and definitely Sanjay has told so many things about you, and we admire you. We need more such people like you in our society and around us. Thank you so much, sir. And with this, Sanjay, I also want one autograph of yours and give us a message. So can you please